नमस्कार मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास जो है ये मिशन पेट प्लस की डेमो क्लास है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर हम एग्जैक्टली कैसे चीज़ें एग्जाम में आती हैं हम वो भी जानना चाहते हैं, और एग्जैक्टली कैसे आप बैच के अंदर पढ़ाते हैं हम ये भी जानना चाहते हैं। तो बालकगण देखिए, बिल्कुल ऐसे जो अभी आपके सामने आने जा रहा है वो है। और इसी के साथ हम छोटी सी बात आपको एक और भी बताना चाहेंगे। अभी हाल ही में देखिए 21 तारीख को पेपर हुआ था। हाल ही में 21 तारीख को पेपर हुआ था किसका? आपका यूपी का ये जो लोअर इधर आपका लोअर पीसीएस का पेपर। अब आपने लोअर पीसीएस के पेपर में देखा होगा कि पेपर का लेवल काफी अच्छा था। बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स वगैरह जो है ना, ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे एक अच्छा लेवल पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। तो सीन ये है कि आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है ना, बिल्कुल उसी स्तर पे पढ़नी है। यानी कि आप सीखिए, पेट का पेपर देंगे, पेट का पेपर देने के बाद आपको जॉब किस में लगेगी? आप लोअर पीसीएस का दोगे, लेखपाल का दोगे। थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग जरा मेरे साथ रहिएगा। थोड़ी देर के लिए हम पहले इस कहानी को आज की शुरू करने से पहले हम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि यार तैयारी का लेवल ध्यान रखो कि तुम्हें किस लेवल की तैयारी करनी है। और मैं बता रहा हूं, इस लेवल का पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं पर भी। मतलब मैं तो हमेशा ही थोड़ा सा एक हायर लेवल लेके चलता हूं, और ये बहुत अच्छा हुआ कि इस लेवल पे पढ़ाया आप लोगों को, जो कि अभी जो पेपर आया है ना संडे को, ये बहुत अच्छा पेपर आया है। मैं आपको दिखाता हूं पेपर। मैं एक बार जरा अपने सामने पुल कर लेता हूं, और ये जो क्लास में आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। मतलब हर चीज कुछ नहीं रटना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा लगेगा यार ये तो लॉजिकल है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। तो जितने लोगों के पास भी ऑलरेडी है लोअर पीसीएस का पेपर, अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो आप जानते होंगे, नहीं तो थोड़ी सी लाइफ की रियलिटी जो है ये आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। पेश करा जाए। कहाँ है पेपर? लेकिन हमारे पास में, हाँ ये रहा। ठीक है, तो जरा आपके सामने आ रही है रियलिटी, देखिएगा। क्योंकि बच्चे, पेट का पेपर क्लियर करने के बाद तुम दोगे तो जाके यही लेखपाल, ये लोअर पीसीएस, तुम्हें यही सब क्लियर करना होगा। आओ जरा देखो, जरा अगर तुम इसको ध्यान दोगे, थोड़ा क्लीन आ जाए तो बढ़िया है भाई। हाँ, राज्य आपदा प्रतिरोध। जरा देखिए, हर क्वेश्चन कौन सा स्टेटमेंट टाइप, माने डीप क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में बताइए, कथनों पर विचार करिए। वॉइस फर्स्ट है, दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। ये एक बहुत सारी भाषाओं का अनुवाद करेगा। ये भी मल्टीपल स्टेटमेंट चॉइस क्वेश्चन, यहां भी मल्टीपल स्टेटमेंट चॉइस क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। यहां पर भी देखिएगा सेम अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है। यहां पर आप कहीं पर भी आपको ना चिंटू टाइप प्रश्न आपको नहीं दिखेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे, उपर्युक्त में से कौन सी ब्रिटिश प्रोविजन जो है वो सही मैच है। मतलब आपको एक नहीं, आपको चारों आने चाहिए। माने नाम खाली लोअर पीसीएस था पूरा पीसीएस। समझ आई आपको बात? तो यहां, और ये किससे है? ये है तो आपका पूरा पेट से ही पढ़ा, पेट से ही आपका सिलेक्शन होता है इसमें। तो अब देखिएगा, पहला एंग्लो मराठा वॉर जब एंड हुआ था तो इनमें से कौन सी ट्रीटी हुई थी? अच्छे सवाल पूछे हैं, सारे बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। अब यहां देखिएगा, इनमें से कौन से स्टेट में माजुली आइलैंड लोकेटेड है? इजी है, मोस्टली चीजें हमने पढ़ाई हुई है। तांजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? बृहद माने बहुत बड़ा, तो राजा चोल ने बनवाया था ये वाला मंदिर। तो सारे सवाल जो आप देखोगे, अब यहां फिर से देखिएगा, ये सेंडाई फ्रेमवर्क अभी आया था, बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? मल्टीपल स्टेटमेंट, 1 एंड 2, ओनली 1 2 3। माने क्वेश्चन अगर आप सबको देखोगे ना, संसद में किस मोशन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? गिलोटिन क्लोजर हो गया, कंगारू क्लोजर, सिंपल क्लोजर। अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसको गिलोटिन बोलते हैं वैसे। तो अब ये सब मोशंस आमतौर पे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो पेट का जो पेपर है, आप देखिए पेट के थ्रू जो पेपर दिए जाते हैं उनका लेवल क्या है। तो हम लोग जो यहां पर स्तर रखने जा रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे कि आपको सारी चीजें इसी लेवल पे आपको सारी चीजें जाननी है। ये बात समझ आ गई है? पेपर का लेवल अच्छा आता है। ऐसे कोई फायदा नहीं कि आप लोग खाली बस ऊपर पढ़ ले गए और आपने देखा कि आपको लगा रहे नहीं यार आसान वाला पढ़ो यार, फार टीचर, ये फलाने टीचर ने। इस पे मत डिपेंड रहिए टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। विश्वास मानिए, क्या तुमको अपना भविष्य टीचर के हाथ में दे देना है? किसी के भी हाथ में? क्या एक बात बताओ, जैसे यार देखो, मैं सभी टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन समझिएगा सभी डॉक्टर भी तो फिर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन डॉक्टर में ही कुछ झोला छाप होते हैं, बिल्कुल, कि जिनको नहीं पता कौन सी दवाई देनी है। ये सच बात है, जिनको नहीं पता कौन सी दवाई देनी है, बस वो दवाई दिए जा रहे हैं। ईश्वर का नाम लेके जय माता दी बोल करके दवाई दे दी, अब फायदा कर गए तो कर गए, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं। कोई आधे लोग निकल भी लिए उसी में, आधे लोग सीधे मतलब रेस्ट इन पीस हो लिए उसी बात पे। लेकिन डॉक्टर वही है यार, एक डॉक्टर होता है जो प्रॉपर देख करके कि बीमारी को डायग्नोस करके फिर दवाई देता है, उसकी दवाई से सही होते हैं लोग। तो बात यह है कि कभी भी इसीलिए डॉक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड होता मरीज, वो अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड होता है कि उसे पता होता है कि मुझे मुझे क्या इलाज, इसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, उसे पता होता है।
इसी तरीके से जब भी तुम किसी एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम के बारे में खुद से पता रखो, क्योंकि मैं टीचिंग कम्युनिटी से ही हूं, फिर भी जानता हूं 90% लोग कभी नहीं रिसर्च करते कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे सवाल पूछे गए हैं इस साल, उसके अनुसार अपने कंटेंट को कभी नहीं रिवैम्प करते हैं। वही कंटेंट जो घिसा फटा चला आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन वही ही चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे जो वही चलता है, यूट्यूब पे बच्चे को भी वही पसंद आता है, उसको भी चाहिए कि आसान आसान चीजें मिल जाए भाई। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ना, हम प्रॉपर जो लेवल एग्जाम का आता है वही पढ़ाएंगे। आपको आसान लगेगा, डिफिकल्ट तो हम लगने नहीं देंगे। बस आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, टिक के बैठे रहना। अगर आपके अंदर ये है तो फिर आप लोअर पीसीएस का पीसीएस ही फोड़ देंगे आप, क्योंकि पेट के थ्रू आप देने तो यही जाओगे, लेखपाल और लोअर पीसीएस। पेपर आपने अभी सामने देख लिया। बोलो समझ आ गया सबको? बात बढ़िया से? हाँ जी एकदम। तो शुरू करी जाए आज की कहानी। आइएगा। कुछ बच्चों को शायद दिख नहीं रहा था, अभी दिखा है। कुछ बच्चों को शायद दिख नहीं रहा था, अभी दिखा है। मैं लगभग 15 मिनट 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। ये क्या हुआ भाई? 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट मेरे दोस्त, कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले जरा एक चीज चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है। अच्छा, गो लाइव तो बटन दबा दे, गो लाइव बटन तो दबा दे। ओके, अब आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, अब आपको मिलेगा। तो यार हाँ, कुछ लोगों को अब शो होगा। मैं पिछले करीब 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, आपको पता है, तकरीबन 10 मिनट से क्लास चल रही है। और अभी अब कुछ बच्चे अब इंटर कर रहे हैं। हाँ, आपके में शायद ब्लैक दिखा रहा होगा, अभी सही आ गया ना? तो मैं पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, पता है। और 7-8 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और पूरा पेपर डिस्कस करा कि कैसा पेपर आता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, अब आप लोगों को, कई बच्चों को अब दिखा है। चलिए कोई नहीं, आइए वापस आते हैं, हो गए अपने को शुरू करे हुए। देखिए दोस्त, अच्छा तो शुरुआत हो रही है सबसे पहले कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करेंगे और इसके शहरों के ऊपर देखते हैं। इन शहरों को ना बिल्कुल भी रटिएगा नहीं, ये सारे के सारे शहर ऐसे हैं जो आपको समझने हैं। यहां पे सवाल ऐसे आता है कि कौन सी चीज कहां पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, तो रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखो भाई समझो, एक बात बताइएगा जरा, सबसे पहला शहर, हमने इस शहर का नाम क्या रखा है? हड़प्पा। हड़प्पा को हम हड़प्पा पूरी सभ्यता का भी नाम देते हैं ना, क्यों देते हैं? क्योंकि यार ये पहला शहर था जो यहां पर खोजा गया, ठीक। अब हड़प्पा को ना केवल एक फैक्ट की लिस्ट की तरीके से मत पढ़ो। आज हम ना इस शहर में प्रवेश करेंगे, जैसे एक कोई आर्कियोलॉजिस्ट खुद वहां पर खुदाई करने पहुंच गया है, वैसे प्रवेश करेंगे, ठीक है। हड़प्पा कहां स्थित है? सबसे पहले मैप में अपने दिमाग में ले आओ। तुम्हें पता है ना, पाकिस्तान में स्थित है। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने दिखाया था। अब हम लोग सीधे पाकिस्तान चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब है, आपको पता है पंजाब 2 हिस्सों में है। पंजाब को जब बांटा गया तो पंजाब के 2 हिस्से हुए, एक चला गया भारत में, एक चला गया पाकिस्तान के पास में, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में जो सहीवाल नाम का एक जगह है, आपने एक गाय का नाम सुना है? सहीवाल गाय होती है। ये जो सहीवाल गाय होती है ना, वो एक एरिया है, उस जगह से जो गाय आती है उनको हम सहीवाल गाय बोलते हैं। तो बेसिकली पंजाब का जो सहीवाल है, वहीं पर हड़प्पा हुआ करता था पहले, और यहीं पर नदी बहती थी, रावी नदी। अब सवाल यह है कि यार इतनी पुरानी सभ्यता जो है, ये हमेशा नदियों के किनारे ही क्यों मिलती है? तो नदी कौन सी बहती थी? पहले चीज ध्यान रखिएगा, लोथल कहां से आ गया? नदी कौन सी बहती थी, पहले ये बात ध्यान रखना। और ये कहां पर है? ये सहीवाल है ये। और सहीवाल वही वाला जो सहीवाल गिर, आपने ये सब सुना है ना, ये असल में गाय हुआ करती थी। जो इस एरिया में गाय मिलती है उसको सहीवाल गाय बोलते हैं। ये एक एरिया है पाकिस्तान वाले पंजाब में। नदी कौन सी है? रावी नदी। प्रश्न है कि क्यों ऐसा, हमेशा नदी किनारे ही क्यों मिलते थे? क्योंकि शहर को बसाने के लिए 3 बेसिक चीजें चाहिए होती है। पीने और रोजमर्रा के काम के लिए पानी चाहिए होता है, तो नदी किनारे सबसे इजी है ना, पीने का पानी इजीली हो जाएगा। कपड़े धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, खेती के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाती है नदी के पास हमेशा, क्योंकि नदी में बाढ़ आती रहती है ना, इस कारण से वहां के आसपास की जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होती है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या होती है जानते हो? क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है, तो लोगों को अगर आना जाना है
तो बस नदी में ही अपनी नाव डाली और खटाखट 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 खुद भी कहीं पहुंच गए और अपना सामान भी कहीं लेके पहुंच गए। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर हुए ये नदी के पास में हुए हैं। तो नदी इन तीनों जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरी करती थी। इसीलिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे होना कोई रैंडम फैक्ट नहीं है। ये बेसिकली जहां जहां, ध्यान रखना, नदी होगी, जहां पर भी नदी होगी वहां खेती होगी, जहां खेती होगी वहां भोजन बचेगा ही बचेगा। सुनना, जहां नदी होगी वहां खेती आसान होगी, क्योंकि खेती आसान है तो खेती बहुत ज्यादा होगी। जहां भी खेती ज्यादा होगी, खेती हमेशा ध्यान रखना, अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 50 लोगों के खाने का इंतजाम कर देते हैं। तो इसका मतलब वहां 10 लोग तो खा रहे हैं, साथ में भोजन और बच भी रहा है। अगर भोजन बच रहा है तो बाकी लोग भी खाएंगे, लेकिन वो खेती नहीं करेंगे तो वो कोई और काम कर रहे होंगे। तो कोई और काम कर रहे होंगे मतलब एक ऐसा नगर बन जाएगा जहां खेती भी हो रही है, जहां आर्टिस्ट भी पैदा हो गए हैं, जहां कलाकार लोग भी हैं, जहां व्यापार भी हो रहा है। सब कुछ धीमे धीमे पूरा एक शहर विकसित हो जाता है। कहे से हुआ? पूरा खेती से, क्योंकि खेती एक्स्ट्रा हो रही थी। जहां भी खेती एक्स्ट्रा होगी वहां अपने आप शहर विकसित हो जाएंगे। तो पहला कनेक्शन समझ गए, हड़प्पा साहिवाल पंजाब में, और पंजाब वाला पाकिस्तान वाला एरिया, और नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी का कौन सा शहर था, आप बच्चे आंसर बताइएगा जल्दी से, क्विक, जल्दी से। वेरी गुड यार। तो हमारे पास में इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कौन सा शहर था? शहर तो मेरे पास भाई आ जाएगा हड़प्पा। कूल है जी, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज किसने करी? देखिए इसमें ना सिर्फ नाम और ईयर मत याद रखना। दयाराम साहनी 1921। देखो वैसे तो सिंपल है, दया करो मालिक। जब हमारा कोई माल हड़प लेता है तो हम क्या बोलते हैं? दया करो मालिक। तो यहां से आ जाएगा दयाराम साहनी कब करी? 1921 में करी। ठीक है, अच्छा, लेकिन सिर्फ नाम से नहीं, थोड़ा सा पीछे समझो। अंग्रेजों को समय पर ना यहां पर एक रेलवे लाइन बिछानी थी। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या था, इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए नीचे ईंटें चाहिए। रेलवे लाइन खुद रही थी उस समय। तो अब इस जगह पर आपने देखा होगा कभी भी रेलवे लाइन के नीचे गिट्टी रखते हैं ना। अब गिट्टी के लिए क्या है, गिट्टी या पहले ईंटें रखी जाती थी, गिट्टी नहीं रखते थे। तो जब इन्होंने खुदाई करी, मिट्टी के लिए आसपास खोद रहे थे कि उस मिट्टी से हम ईंटें बना लेंगे और ईंटें यहां रख देंगे, तो भाई साहब नीचे पूरी ईंटों का शहर मिल गया। खोदते खोदते हैरान हो गए लोगों ने। शुरू में सोचा कि अरे कोई पुराना खंडहर होगा छोटा सा, और बाद में उसको इस्तेमाल भी कर लिया रेलवे निर्माण के लिए। फिर क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट जब पता चला कि वहां कोई शहर निकला है ऐसा, आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने भी सोचा कि यार शायद कोई छोटी बिल्डिंग होगी। धीमे धीमे साहब इतना बड़ा निकल के आ गया, समझ में आ गया कोई मामूली गांव नहीं है, ये पूरी एक सभ्यता है। तो 1921 में दयाराम साहनी आए थे, जिन्होंने ये पता चला था कि पूरी एक सभ्यता है। वो इन्होंने क्या किया था, एक व्यवस्थित खुदाई करी थी पूरे एरिया की। तो पहले व्यवस्थित खुदाई इन्होंने करी है। अब देखो ये चीजें याद करनी होती है, क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर थी। सबसे पहले एक अन्नागार था। अन्नागार मतलब 6 के 2, समझो, 6 एक तरफ 6 दूसरे तरफ, 12 समझ लो तुम्हारे पास टैंक बने हुए हैं। अब ये मत सोचो यार कि खाली यहां पर ग्रैंडरी है। सोचो किसी शहर में अगर इतने बड़े अन्नागार की जरूरत क्यों पड़ी होगी। एक किसान एक किसान को जो खाना रखना होगा वो तो अपने घर में भी रख सकता है अपने परिवार के लिए, लेकिन जब एक बहुत बड़ा सामूहिक अन्नागार बनाया जा रहा है तो इससे क्या पता चलता है? सोचो, इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा में बहुत बड़े स्तर पर खेती होगी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े स्तर पर खेती कहां होती थी, आपको आंसर पता चल जाएगा ना कि विशाल अन्नागार कहां पर था। जहां अगर भाई जाहिर सी बात है, मैं अपने लिए खाली खेती कर रहा होता तो मैं अपने घर में रख लेता अपना अनाज। मुझे बाहर 6 की रो बनाने की जरूरत पड़ी है। 6 की रो बनाने की जरूरत पड़ी है। क्यों पड़ी है? अरे इसीलिए ना पड़ी है कि भाई मैं सबके लिए खेती कर रहा हूं, पूरे शहर के लिए बहुत ज्यादा खेती हो रही है यहां पर। इसका मतलब गजब खेती हो रखी थी यहां पर। सही बात है, अतिरिक्त अनाज को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है यहां पर, और शहर में भंडारण की व्यवस्था बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड है। यहां तक की बात समझ आ गई है? ठीक है, और अगर बाढ़ आ जाएगी या सूखा आ जाएगा उसमें भी फूड स्टोरेज यहां पर प्रॉपर था। यहां पर इसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, यह भी हो गया। तो अन्नागार हो गया, यहां तक बात समझ आ गई है। हाँ, इक्का गाड़ी भी अभी हम सब आएंगे। इक्का गाड़ी से लेके हर चीज कहां मिली थी सब बताएंगे। ब्यूरियल से हमें क्या समझ में आता है? R37। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सिर्फ 37 कब्रें थी। समझो, ये एक कब्रिस्तान का नाम है, और 37 कब्रें तो यहां मिली, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। हुआ क्या,
ये 37 कब्रें तो खैर मतलब कुछ लोग कहते हैं 37 कब्रें मिली, किताबों में भी कुछ कुछ में लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं खैर, क्योंकि किसी हिस्ट्री किताब में नहीं बोला है कि यहां पर 37 कब्रें थी, बस आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको नाम दे दिया। और कॉफिन ब्यूरियल का मतलब क्या होता है? पूरे ताबूत में रख करके प्रॉपर तरीके से उनको जमीन में दफनाया गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि समाज में मरे लोगों की भी इज्जत थी। ये नहीं कि मर गया अब तो किसी काम का नहीं है, फेंक दो इसको, जैसे नहीं हम लोग आम खा के गुठली फेंक देते हैं। मृतकों को भी व्यवस्थित तरीके से अगर दफनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि मृत्यु से जुड़े पक्का या तो सामाजिक नियम थे या धार्मिक नियम मौजूद थे वहां पर। तो उससे पता चलता है इनके पास में सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार भी हुआ करते थे। यह भी पता चला कि यार यहां पर ना इनकी कब्र के अंदर ये अपने आप क्यों चला जा रहा है यार, अपने आप चंद्रमुखी आ चुकी है यहां पर, ऐसा लग रहा है अपने आप चल रहा है। यहां पर देखो, तो यहां पर अब क्या हुआ, तो ताबूत मिले, ये सब ठीक है, केवल यहीं पर मिला, हाँ ताबूत यहां मिले। तो इससे पता चलता है कि यार ये लोग ना सबसे विकसित थे, इनके पास प्रॉपर कल्चर था कि किसी मरे इंसान को कैसे दफनाया जाता है, ये सब कुछ पता चल जाता है इतनी सी बात से। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके बाद और क्या आ रहा है, इक्का गाड़ी के ऊपर आते हैं। हाँ, अभी इक्का गाड़ी क्या है, देखिए इक्का गाड़ी मिलने से क्या होता है, हड़प्पा में इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी, खुद से सोचो, बैलगाड़ी मिलना बहुत मामूली बात है वैसे तो, है ना? नहीं मेरे भाई, बैलगाड़ी मिलना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? अगर तुमको बैलगाड़ी मिल रही है, इससे तुम्हें क्या क्या पता चलता है कि तुमने बैलगाड़ी, ऐसा शेर से तो तुम चलवाओगे नहीं बैलगाड़ी, इसका मतलब, और ना तुम खुद खींचोगे, इसका मतलब कि तुम्हें पता था कि पशुओं को पालतू बनाना तुमको आता था, हाँ या ना? बैलगाड़ी मिलते ही मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों को पशुओं को पालतू बनाना आता था। दूसरी चीज जो मुझे पता चलेगी, जल्दी से बताओ, तुम सोचो क्या होगा। दूसरी चीज ये है, अगर कोई सवाल आए कहीं से, देखो जैसे यहां पर तो तुम फैक्ट की तरीके से याद रखते हो, लेकिन अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है, पता है कैसे पूछता है सवाल? इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं, हर चीज ऐसे पढ़ो इस तरीके से कि हर चीज का पर्पस क्या है, मतलब क्या है। ये नहीं कि इसकी ट्रिक बता दें, उसकी ट्रिक बता दें, सब हो गया तो ट्रिकी ट्रिक रह जाएगा एग्जाम में। ट्रिक इज गुड, इट इज नेसेसरी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, काफी नहीं है वो। ठीक है जी। तो हम लोग इसमें जो भी चीजें यहां पढ़ेंगे, हर चीज का डिडक्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने अभी जुपिटर पॉलिसी लोअर पीसीएस का मैंने पेपर दिखाया अभी तुमको, पेपर बहुत बढ़िया पेपर आया, हर चीज का डिडक्शन निकाला है वहां, क्या है वहां पर। मैं ये चाहता हूं तुम्हारी नौकरी लगे, ये नहीं कि तुम खाली सिलेबस खत्म करके चलते बनो, तो फिर तो सिलेबस तो हर जगह हो ही रहा है यार, कैसे कैसे हो रहा है, खैर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो सुनो, एक चीज सोचो मेरे भाई, अगर बैलगाड़ी मिल रही है, इसका मतलब देखो एग्जाम में सवाल कैसे बोलेगा, हड़प्पा में कौन सी सभ्यता ऐसी थी जहां पर पहिए का प्रयोग होता था। अब तुम सोच रहे हो, अब देखो जब तुम फैक्ट पढ़ते हो ना, जब तुम फैक्ट पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार ये तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, बता यार पूरा कोर्स खरीद लिया, पूरी किताब खरीद लिया, किसी ने बताया नहीं कि पहिए का प्रयोग कहां हुआ था। अरे नंदू सोचो पहले, तुम ये देखो कि बैलगाड़ी मिलने का मतलब क्या है कि पशुपालन आता था, क्योंकि पशु ही तो बैलगाड़ी चलाएगा। और बैलगाड़ी काहे पे चलती है? अरे पहिए पे ही तो चलती है। तो मुझे इससे ये पता चला कि इनको पहिए की टेक्नोलॉजी आती थी, टायर टेक्नोलॉजी आती थी इनको, है ना? और वजन ढोने योग्य गाड़ी ये बना पाते थे, माने मजबूत गाड़ी बना पाते थे। तो हड़प्पा के लोगों को ये पता था कि बैल की ताकत सिर्फ खेती में ही नहीं, सामान ढोने में, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन की इनको अच्छी नॉलेज थी, इनको पशुपालन की अच्छी नॉलेज थी। अब पिछले कंसेप्ट से जोड़ो, जो हमें विशाल अन्नागार मिला था, तो किसान ने खेती से अनाज पैदा किया, फिर बैलगाड़ी से वो लेकर के जा रहा है उस अनाज को कहीं और, कहां लेके जा रहा है? अन्नागार तक लेकर के जा रहा है। खेत से लेके अन्नागार तक अनाज लेके जा रहा है, तो उसने बैलगाड़ी भी बना ली थी उस समय तक। अब सबसे लॉजिकल साधन क्या है? कार तो लेके आएगा नहीं, गेड़ी मार रहे हैं, कार निकाल रहे हैं, हाँ भाई गाड़ी बैक करियो जरा। कार तो थी नहीं उस समय, क्योंकि वो हमें मिली नहीं, बैलगाड़ी मिली, उससे ये बात समझ में आ जाती है। बोलो बात समझ आ गई? यानी खेती में बैल, गाड़ी में अनाज और शहर का अन्नागार, ये सब रिलेटेड है एकदम। यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ जी सत्यजीत, यस। अब आते हैं इक्का गाड़ी, नहीं मतलब देखना पड़ेगा आपके में क्या है। अब आते हैं इक्का गाड़ी, मतलब इक्का गाड़ी आप समझ गए। अब और सुनो, अब इसके बाद क्या है, अब हमें हड़प्पा की 3 चीजें और मिली, हमको ईंट मिली, हमको मिट्टी के बर्तन मिले, हमको लकड़ी मिली। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई, इससे क्या पता चलता है, हमें क्या क्या मिला है। हमको यहां पर हिरण का पीछा, ये सब चलो ठीक है, और हमको क्या मिला यहां बताता हूं, हमको ईंट भी मिली है मेरे भाई, ईंट मिली है हमको मिट्टी के बर्तन मिले, हमको लकड़ी और व्यापार का सामान मिला है। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, अच्छा इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमको ये बात पता चल गई है कि यार व्यापार, और ये बात इससे हमें ये पता चलती है कि व्यापार सिर्फ
और हमें गाड़ियों के ऊपर रखा मिला। इसका मतलब यहां व्यापार भी होता था, और व्यापार किससे? ईंटों का भी व्यापार होता था। ईंटें भी किसी एक जगह बनाए जाते थे, कहीं भट्टी होगी, क्योंकि हमको बैलगाड़ी, हमको ये जो गाड़ी मिली है ईंटों से लदी हुई। अब ईंटें तुम अन्नागार में तो ले नहीं जाओगे, इसका मतलब कहीं पर ईंटें बनती थी और वो घर बनाने के लिए ले जाया जाता, बिल्कुल आज के जैसा। फिर देखो हड़प्पा से हमको एक और मोहर मिली है ऐसी, ये इसको नटराज की मोहर बोलते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि नटराज की मोहर है ये। पहले समझो मोहर क्या होता है। मोहर एक छोटी सी वस्तु है, मतलब इतना बड़ा होगा, कुछ कुछ तो इतनी बड़ी है, जिसके ऊपर या तो कोई चित्र बना होगा या कोई चिन्ह बना होगा। इसका प्रयोग कैसे होता है? संभव यह है कि सामान या व्यापारी की पहचान बताने के लिए। एग्जाम्पल समझो, मेरी कोई मार्केट में मान लो 100 किताबें हैं, किताब के ऊपर जैसे ही हमारी फोटो आई, आपको पता चल गया, किताब के ऊपर जैसी हमारी फोटो लगी हुई है, आपको पता चल गया ना ये अमन सर की बुक है। हो सकता है कि आप मेरे ऊपर एक थोड़ा बहुत विश्वास करते होंगे, ज्यादा करना, लेकिन ज्यादा करते होगे ना, ये मान रहा हूं, ठीक है। आप मेरे ऊपर एक अच्छा विश्वास करते हैं तो आपको पता है यार, हाँ भाई सर का है, रोजगार लैब का मतलब ट्रस्ट है, मतलब सही ही होगी चीजें यहां पर इसमें जो दी हुई है, किताब अच्छी होगी, है ना। ऐसी मान लो कोई वीडियो है, फोटो लगी हुई है मान लीजिए हमारी, तो आपको पता होगा यार रोजगार लैब की है तो सही होगा, अमन सर की फोटो है मतलब कंटेंट अच्छा होगा, अंदर मतलब फालतू बकवास नहीं करी, कुछ काम की बात बताई गई होगी अंदर। तो ये क्या हुआ? यही चीज इन लोगों ने मास्टर कर दी। सोचिए, ब्रांडिंग जो आज हम करते हैं वो ये लोग लेके आए थे। तो यहां पर ये लोग अपने सामान के साथ में अपनी मोहर डाल देते थे, तो पता चलता था ये किस व्यापारी के वहां से ये माल आ रहा है, तो पता चलता था माल साफ है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई बढ़िया से। चलिए फिर देखिएगा, तो यानी आज अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का लोगो होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये मोहर का काम करती थी। ठीक है, अब इसको नटराज मोहर क्यों बोला गया ये भी समझो, क्योंकि इस पे जो मानव आकृति बनी हुई है, देखो है ना, एक ह्यूमनॉइड फॉर्म बना हुआ है, ये मानव आकृति बनी हुई है, ह्यूमनॉइड फॉर्म है ये। तो यहां पर ऐसा दिखा कि जो आकृति बनी, अभी तो खैर बैठा हुआ दिखाया गया है, असल में नटराज वाली, असल में जो ये मूर्ति है ना, ये ऐसे नहीं बैठे हैं, ये इसमें एक पैर, अब आपको मैं पैर कैसे दिखाऊं यार, अब उतना ऊपर करना पड़ेगा। तो ये मतलब थोड़ा डांसिंग फॉर्मेट में है, मतलब गतिशीलता दिखती है कि मतलब ऐसा डांस जैसा हो रहा है। तो बाद में भारतीय धर्म में भगवान शिव को भी बिल्कुल वैसे ही दर्शाया गया, उनको नाम नटराज दिया गया, तो हमने रिलेट कर लिया कि ये भी नटराज फॉर्म है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नटराज, मतलब इतिहासकारों ने समानता देखी कि जैसी पोजीशन उसमें दी हुई है वैसी हिंदू धर्म में नटराज की भी मान्यता है भगवान शिव के फॉर्म की, तो नटराज हमने बोल दिया। ठीक है, नटराज मोहर बोल दिया। इसके ये नहीं है कि हड़प्पावासी भगवान शिव की पूजा करते थे, ऐसा नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं होता है इससे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपको ये सारी बात समझ आ गई है, अनाज कूटने के लिए चबूतरे मिले हैं। अब ये समझो मेरे भाई, एक बात बताओ, हड़प्पा में आपको ये पता है ना, ईंटों से बने हुए सर्कुलर चबूतरे बने। ये पूछता है बताओ ये शेप क्या होता है? सर्कुलर चबूतरे बने हुए, इन्हें अनाज कूटने के लिए होता है। अब शेप समझ में आओ, समझो पहले गोल क्यों होता है। मेरे भाई एक बात बताओ, अनाज को अगर कूटा जाएगा या पीसा जाएगा तो उसके लिए पक्का है ना कि एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहां पर अनाज इधर उधर ना फैले। हाँ जी, गोल संरचना आप देखिए है कि नहीं है, इसका गोल स्ट्रक्चर है ना, पूरी संरचना जो है इसकी गोल है। बीच में आप देखो लकड़ी या ओखली है, ओखली गोल होती है ना। अगर आप कोई भी स्क्वायर रखोगे, रेक्टेंगल रखोगे, तो ये कोनों में फंस जाता है ना अनाज। अगर आप देखो, आपने कभी चौकोर ओखली देखी या नहीं देखी होगी, तो यहां पर क्या है, आप ओखली चौकोर कभी नहीं देखते क्योंकि कोने कोने में फंस जाएगा, निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। सोचो कितना दिमाग है इनके पास में। इन्होंने ओखली, ये देखो बीच में ये है, इससे कूटा करते थे। बीच देखो ये ऐसा है, बीच में हॉलो खाली होता था, ये उससे कूटते थे अनाज को। अब कूट रहे हैं तो क्या है, अनाज फैलेगा नहीं बाहर, एक बाउंड्री जैसी हो गई, इसीलिए गोल है। ये भी सवाल आता है कि इसका शेप क्या है, तो शेप रटना नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई चीज कूटने के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर तुमने जैसे कमरे में तुमने देखा होगा, जो कमरे के एकदम कोने होते हैं ना, उसमें धूल बहुत जमी होती है क्योंकि झाड़ू भी वहां नहीं जा पाती है, लेकिन अगर गोल होगा तो आराम से सफाई हो जाती है। इसलिए इतने अकलमंद थे ये लोग, इनको सफाई तक की एकदम तगड़ी नॉलेज थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो कहानी समझ आ गई। तो वृत्ताकार चबूतरा माने सर्कुलर चबूतरा था, तो अनाज तैयार करने के लिए। इक्का गाड़ी थी अनाज पहुंचाने के लिए। अन्नाग्रह था अनाज को स्टोर करने के लिए। बालकगण, ये सारे पॉइंट्स आपके कनेक्ट हुए हैं। सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, इसको अलग अलग फ्रैगमेंटेड फैक्ट की तरीके से नहीं पढ़ना है, इसको अलग अलग फ्रैगमेंटेड फैक्ट की तरीके से नहीं पढ़ना है, इसको आपको ऐसे एग्जाम में इस तरीके से ऐसे पढ़ोगे ना, पूरा कनेक्ट करके, तो एग्जाम में आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब कोई तुम्हारा एक भी नंबर हटा के देखे। आखिरी फैक्ट आता है बालकगण, हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति। हड़प्पा में आप देखिएगा, ये हिरण है, ये डॉगी की मूर्ति हो गई है। यस,
इससे इस मूर्ति को दिमाग में अपने फ्रीज कर लो। आगे हिरण भाग रहा है, पीछे डोगेश भाई हैं, डोगेश भाई दौड़ रहे हैं यहां पर। ये मूर्ति क्या बताती है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, अब तुम बताओ यार। ओ थैंक यू जी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छा लगा भाई जान करके। ओके ठीक है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं ना कि सर मैंने हिस्ट्री से बहुत डर लगता था, आज पहली बार हिस्ट्री ऐसी पढ़ी, डर खत्म हो गया, भागते थे पढ़ाई से अब नहीं भागते हैं। अच्छा लगता है यार ये सब जान करके। थैंक यू सो मच। चलिए तो डोगेश भाई शिकार कर रहे हैं। अंश यार ये तो पता है ना कि डोगेश भाई शिकार कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। और बताओ, ठीक है, भूख लगी है डोगेश भाई को। वाह रोशनी, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया रोशनी डाली आपने कि डोगेश भाई भूखे हैं। और कुछ? ठीक है, हिरण कुत्ते के डर की वजह से तेज भाग रहा है। तो आपने वो देखा है जहां एक जर्नलिस्ट बोलता है बस करो बस करो बस करो, बस 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 अब मत बताओ। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। सुनो भाई, बस भाई बस बस भाई, आज के लिए बस इतना ही। दिल दुखा तो है लेकिन टूटा तो नहीं है। आंसर देख के ऐसा ही हो रहा है। सुनो, अच्छा मूर्ति हमें क्या बताती है? सबसे पहले ये बताती है कि ये कांस्य की बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? कांसा पहली चीज, इसका मटेरियल समझो मेरे भाई, ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये। धरती के कौन से कोने में ब्रॉन्ज मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। तांबे और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कांसा जिसको बोलते हैं, कांस्य। तो इसका मतलब कांस्य की मूर्ति से पता चलती है कि यहां पर कारीगरों को अलग अलग धातुओं की पहचान थी। ये कॉपर है, ये टिन है। तुम्हें अब मैं ऐसी चीज बोलूंगा तुमको लगेगा शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। अगर मैं तुम्हारे आगे अभी कॉपर और टिन रख दूं और तुमको बोलूं बताओ छू करके कि कौन सा कॉपर है कौन सा टिन है, तुम बता नहीं पाओगे। सोचो, और तुम पढ़े लिखे हो, साइंस साइड स्टूडेंट, और सोचो ये लोग आज से 4,500 साल पहले थे, इन्हें पता था। इनको ये भी, फिर मैं तुमसे बोलूं जरा ब्रॉन्ज बना के दिखाओ, तुम नहीं बना पाओगे। मॉडर्न स्टूडेंट, साइंस साइड, 4,500 साल पहले वालों को पता था किस प्रपोर्शन में आप कॉपर और टिन को मिलाते हैं कि ब्रॉन्ज बनता है। समझ आई बात? और धातु को पीट कर कैसे आकार दिया जाता है, कैसे आकृतियां बनाई जाती हैं। दूसरी, आप ये देखिएगा, कारीगरों ने सिर्फ खड़े हुए जानवर नहीं बनाए, मूवमेंट वाले बनाए हैं। मूवमेंट वाले का मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी थी, वो रियल में उन्होंने शिकार होते हुए देखा था उन्होंने। यस, वो शरीर की चाल को समझते थे, है ना। और स्थिर धातु में भी गति दिखा सकते थे। देखिए आपको गति दिख रही है, आप देखिएगा जरा, धातु ये स्थिर है मूर्ति, फिर भी इसके आगे के 2 पैर ऊपर हैं। ये भाग रहा, आपको पता है ये कूदने वाला है, देख के पता चल रहा है ये कूदने वाला है। इतनी अकल थी उन लोगों में। तो कुत्ता माने डोगेश भाई, हिरण और कांस्य मूर्ति, ये सब हड़प्पा क्यों कर पाई है? अब इसका भी आंसर इसी में, रटना नहीं यार, मैं बताऊंगा। देखो आप कहोगे सर ये तो याद कर, नहीं रटना पड़ेगा ना। सोचो, देखो ये खत्म हो गए। देखो पहले ऐसे समझते हैं, अन्नागार था क्योंकि तुम्हें पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा अन्न होता था, तुम्हें पता है अन्न होता था, इसीलिए उसको लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी हुआ करती थी। हाँ जी, बैलगाड़ी हुआ करती थी। अब अन्न क्योंकि बहुत ज्यादा होता था तो बहुत सारे लोग समाज के खाली बैठे रहते थे, क्योंकि अनाज किसानी में ऐसा होता है कि 20 आदमी जो है वो 200 आदमी को खाना खिला देगा, तो बचे हुए आदमी खाली दिमाग शैतान रखकर कुछ तो करेंगे। तो वो आर्टिस्ट बन गए, कारीगर बन गए। कारीगर बन के उन्होंने ये वाले काम करे, और दिमाग से बड़े तेज ये लोग थे, पता है तुमको, तो इसीलिए इन्होंने ये पीटने वाले ऐसी चीजें बनाई क्योंकि दिमाग के तेज थे ये लोग। ये हो गया। फिर यहाँ बिजनेस भी होता था कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो कुछ तो करेंगे, तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने में ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगो के रूप में सील यूज करते थे, जानवरों को ऑब्जर्व करते थे, तो ऑब्जर्वेशन, ये देखिए आर्ट एकदम ग्रो हो गई बढ़िया सी। तो ये हड़प्पा का हो गया। अभी मुझे ये बताओ, डाउट तो नहीं आया ना किसी का भी किसी भी तरीके का? शाबाश मेरे भाई, वेरी वेल डन। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, और अब मैं आपसे 6 से 7 फैक्ट पूछूंगा। पूरी क्लास तैयार है, आपको बहुत तेजी से आंसर देने हैं। ओ अग्री गाइस? आओ क्विज टाइम, आइए अगर रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे, पूरी क्लास आंसर देगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। हाँ जी छवि सर, मेरा बताइए क्या चीज, बच्चे बताओ क्या चीज? आपका डाउट पूछिए, बताते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आंसर दो सब लोग जल्दी से। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? क्विक, 2 सेकंड में। रावी, वेल डन मेरे भाई। खोजकर्ता और वर्ष बताओ, खोजकर्ता और वर्ष। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। वर्ष बताइएगा, कमान। 1921, ठीक है। अन्नागार में कितने कितने की लाइनें थी, कितने कितने की ये हुआ करती थी, कतारें कितने कितने की हुआ करती थी? 6 और 6 की कतार हुआ करती थी। R37 किससे संबंधित है? बोलो, R37 किससे संबंधित है? ये कब्रिस्तान था उसका, ताबूतों का, ताबूत हुआ करते थे यहां पर। फिर ये बताइएगा, परिवहन के लिए लोग शहर के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे?
परिवहन के लिए लोग शहर के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे? वेल डन, वेल डन, वेल डन, ठीक है, बिल्कुल सही। तो परिवहन के लिए लोग शहर के अंदर क्या इस्तेमाल करते थे? लोग इक्का गाड़ी इस्तेमाल करते थे। ये भी बात सही है, शाबाश, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर ये बताइएगा कि जो ये था अनाज कूटने के लिए जो ओखली जैसा एक सिस्टम बनाया गया था, उसका शेप कैसा था? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर? क्विक, कैसा? चबूतरे कैसे बनाए गए थे? सर्कुलर, वृत्ताकार बनाए गए थे। कौन से मोहर थी यहां पर? पशुपति की या नटराज की? पशुपति की या नटराज की? तो यहां मोहर थी नटराज की। कांसे की मूर्ति कौन सी पाई गई थी यहां पर? हिरण का पीछा करते हुए डोगेश भाई। एकदम बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों के सारे सही हुए? मुझे सब लोग बताओ। क्या बात है, वेल डन। मैक ऑसम है, बहुत बढ़िया। शुक्ला जी बहुत बेहतरीन। माज परफेक्ट। फैसल बहुत अच्छी बात है भाई। रोशनी वेल डन। रिया नाइस। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब आइए बालक आगे चलते हैं। किसी को डर, दुख, दर्द, परेशानी, दुविधा तो नहीं हुई? अब बालकगण यहां पर आते हैं। ठीक है, अब मोहनजोदारो पे आते हैं। सुनना, हड़प्पा पूरा हो चुका। अब हम आ गए सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे मेजर शहर पे, मोहनजोदारो के ऊपर। हड़प्पा में हमने देखा खेती हुई थी, अनाज। हड़प्पा को अगर देखा जाए तो एक प्रकार का पूरा अनाज का शहर था ना। हड़प्पा वाज अ अनाज शहर कह सकते हैं हम। मोहनजोदारो को मेरे भाई हम पानी, सफाई और बिल्कुल सार्वजनिक जो पब्लिक स्पेस होते हैं ना, जहां सबसे अच्छे पब्लिक स्पेस होते हैं, पब्लिक पार्क, पब्लिक स्विमिंग पूल, ऐसी जगह पे देखेंगे। यहां पानी, सफाई और पब्लिक स्विमिंग पूल, पब्लिक पार्क, ऐसा देखेंगे। हर शहर को हम एक नाम देंगे। अनाज वाला नगर हड़प्पा हो गया। मोहनजोदारो हमारे वहां पानी, सफाई, पब्लिक स्विमिंग पूल, ये वाला हो गया। ठीक है, अभी याद भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी। ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। अब देखो मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदारो मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। एक कंफ्यूजन दूर कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा काल के लोग जो हैं वो उन्होंने अपने शहर का नाम मृतकों का टीला रखा था। हड़प्पा काल के लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि सिंधु घाटी में जो लिपि लिखी गई थी यार, वो तो हम लोग अभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर ये नाम रखा किसने है? हमें उसका नाम पता ही नहीं है। असल में ये नाम ना बाद में जो वहां के स्थानीय लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने नाम रखा है मोहनजोदारो। समझे, ये कहानी है। जब कोई पुराना शहर ना मिट्टी के नीचे दब जाता है, तो उसके मकान, टूटे, ईंटें, मिट्टी, ये सब मिलाकर क्या करते हैं, ये सब ना एक टीला जैसा बन जाता है। तो टीले में क्या हुआ? अब टीले में क्या हुआ, बहुत जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उस टीले में ध्यान से पूरा खोदा जाता है कि कोई चीज टूट ना जाए। अब क्योंकि उसकी अलग अलग जो परतें हैं वो जब खुलती जाती हैं, तो फिर नीचे पूरा पूरा शहर निकला। तो लोगों ने सोचा कि अरे पूरा शहर मर चुका है ये तो पूरा पूरा, तो उन्होंने नाम रख दिया मृतकों का टीला। बस ये कहानी है। अच्छा, अब देखो, अब बात आते हैं मोहनजोदारो कहां पर है। देखिए अभी तो ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक प्रांत है, स्टेट है, जैसे सिंध, तो सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदारो। कहां पड़ेगा? सिंध प्रांत में। लरकाना क्षेत्र है, यहां नानक साहब हुआ करते थे, यहां से लरकाना क्षेत्र। और नदी कौन सी है? सिंधु घाटी, सिंधु नदी। अच्छा ये बात बताइए, सिंधु नदी देखो, इंडस रिवर बहुत बड़ी है, आज भी बह रही है, पाकिस्तान को पानी दे रही है। तो सिंधु नदी इतनी बड़ी थी, इसीलिए फिर सेम कहानी, नदी है तो खेती मिले, खेती होगी, आसपास उपजाऊ मिट्टी बहुत होगी, पीने के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए पानी मिलेगा, ईंट बनाने के लिए भी मिट्टी बहुत अच्छी वहां पर उपलब्ध होगी। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नाव में सामान डालो, बोट डालो और चला के पहुंच जाओ। इसीलिए क्या हुआ, मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा और समृद्ध नगर बन पाया। जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा नगर, ये याद रखो, क्योंकि ये रावी नदी से भी बड़ी थी ना, इंडस नदी, इसीलिए ये नगर सबसे बड़ा हुआ यहां पर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, नदी के साथ खाली लाभ नहीं आता है, खतरा भी आता है। बताओ कौन सा? नदी के साथ एक खतरा आता है, वो होता है बाढ़ का खतरा। नदी के बहुत पास अगर तुमने शहर बना लिया तो आपको बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ेगा ना। बस यही कहानी है यार। तो यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि यहां पर ना कई बार यहां बाढ़ आई है, मोहनजोदारो में बहुत बार बाढ़ आई है। अच्छा, तो सिंधु नदी ने मोहनजोदारो को समृद्ध तो बहुत बना दिया, लेकिन बाढ़ का खतरा भी दे दिया यहां पर। तो जो आगे जब हम पतन की थ्योरी पढ़ते हैं ना, कि ये सारे लोग डिक्लाइन कर गए, डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली, वो पतन इसीलिए हुआ क्योंकि बाढ़ आ गई थी यहां पर। ये लोकेशन उस समय वहां काम आएगी। इतनी बातें समझ में आई हैं। अब आइए, तो किसने खोजा था? रखलदास बैनर्जी ने। तो याद कैसे करोगे? मोहन ही हमारे रखवाले हैं। देखो मोहन ही हमारे रखवाले हैं। ये रखलदास बैनर्जी, आरडी बैनर्जी ने अगले ही साल 21 में हुए हैं, दयाराम साहनी 22 में हुए हैं, मोहन जी। अब साक्ष्य की बात करते हैं, ये सबसे खास होता है मेरे भाई, कहानी की तरीके से समझना इसको। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में सबसे प्राचीन है ये ग्रेट बाथ। सबसे पहले ये समझो, इसे बड़ा तालाब मत समझना, इसको ना प्रॉपर इंजीनियर करा गया था। इसको कैसे, ये इसके बीच में ईंटों से बना हुआ, आप देख रहे हो ये एक स्नान कुंड है यहां पर, यानी ये देखिएगा ये एक स्नान कुंड है ना पूरा, यहां पर आराम से स्नान कर सकते हैं। जब आप कुंड में, अब कैसे पता चला लोग यहां नहाते थे, सोचो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहां पे तो खैर देखो, अब ये जो इमेज है, ये इमेज उतनी एक्यूरेट नहीं है। क्यों? इसमें कोई नहीं नहा सकता, बताओ क्यों? बताओ क्यों? इसमें भैंसी भी नहीं नहा सकती है, क्यों? अरे नंदू भाई तुम ये बताओ, इसमें तुम उतरोगे कैसे? सीढ़ी कहां है? अरे भाई साहब सब बना दिए, सीढ़ी बनाना ही भूल गए। अरे सीढ़ी थी तो, जो असली ग्रेट बाथ था ना, असली वाला, ये तो हमारी इमेज है, जो असली वाला ग्रेट बाथ था ना, हमें ऐसे ही पता चला कि लोग वहां नहाने जाते थे, क्योंकि उसमें बकायदा, जैसे नदी के घाट पे नहीं होती है सीढ़ी बनाते हैं, ऐसे सीढ़ी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग नदी में नहाने जा सके, बिल्कुल वैसी सीढ़ी यहां बनी थी। इसीलिए हमें पता चला कि यहां पर ऐसी सीढ़ी, इसीलिए यहां पर नहाने जाते होंगे लोग, ठीक है। और इसको ऐसे बनाया गया कि इसका पानी बिल्कुल भी बाहर लीक ना हो, माने वाटर प्रूफिंग भी करी गई। अब सोचो 4,500 साल पहले इतनी मेहनत करके ये पूरा क्यों बनाया? सुनो, इसका मतलब ये अगर केवल नहाना होता तो लोग अपने घर में नहा लेते, नदी किनारे नहा लेते। तो इसीलिए इतिहासकारों ने बोला कि ये जो विशाल स्नान गृह है ना, कोई बड़ा सामूहिक स्नान यहां पर होता होगा, या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान यहां पर होता होगा, वरना आदमी अपने घर में नहा लेगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा? बात समझ आई? या पवित्रता से जुड़ी कोई प्रक्रिया होती होगी, इसलिए होता होगा। और क्योंकि अभी सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें इसका एग्जैक्ट पर्पस नहीं है पता है, लेकिन हम सब एसीपी प्रद्युमन जैसे, कुछ तो है दया, कुछ तो है सोचो दया, हम इसी में लगे, हम सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, पक्का किसी को कुछ नहीं पता है, समझ गए? तो ये पहली इंजीनियरिंग की कहानी थी। वाटर प्रूफिंग, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इनको वाटर प्रूफिंग आती थी। पक्की ईंटों से ही आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। उसके बाद इनको सही ढलान बनाना आता था, कैसे हमें नीचे उतरना है। इसके बाद पानी को अंदर भरना और बाहर निकालना आता था, ये सब आता था। साफ पानी बनाने का, साफ पानी मेंटेन करने का इनको महत्व आता था, ये सब चीजें इनको पता थी। तो ये खासियत हो जाती है इसकी, ठीक है। यहां पे यही सवाल भी आया था एक अभी हाल ही में, या तो लेखपाल में आया था या लोअर पीसीएस में आया था, कि बताइएगा इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वाटर प्रूफिंग करी गई थी। ऑप्शन में आंसर था मोहनजोदारो, क्योंकि इनके ग्रेट बाथ में वाटर प्रूफिंग करी गई थी, ठीक है। फिर यहां पर जैसे वहां पर आपको याद है, आपको सिंधु घाटी में आपको एक वो मिला था, अन्नागार मिला था। यार यहां पर भी अन्नागार है, मतलब क्या था समझिएगा, जैसे वहां 6-6 के थे, यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, यहां पर सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है ये यहाँ की, पूरे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ग्रैनरी की। इससे हमें यह समझ में आता है, यहाँ इनका तो हर शहर ऐसा था जहां पर भी नदी बहती थी, और वहां पर ये लोग अपना अनाज को भंडार करके रख लेते थे, ताकि कभी भी अगर कोई दिक्कत आए तो उसको इस्तेमाल कर दे। तो ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे मान लो गांव में अनाज पैदा हुआ, शहर में आया, शहर में बड़े बड़े भंडार में सुरक्षित रख लिया गया। इससे ये पता चलता है आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से एक बड़ा अर्बन एरिया, शहरी एरिया जुड़ा हुआ था, तभी तो ये इतना सारा अनाज आपस में इकट्ठा कर लेते थे। अकेले मोहनजोदारो में इतना अनाज हो नहीं सकता है, बिल्कुल आज के जैसा, जैसे गांव का आदमी आकर के कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। तो मृतकों का टीला कहां पर, किसे बोलेंगे, आंसर क्या दोगे, मोहनजोदारो। टीला कहां पर है, पंजाब पाकिस्तान में। नदी कौन सी है, सिंधु। खोजकर्ता कौन है, रखल दास बनर्जी। खोज का ईयर क्या है, 1922। सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है इनकी, ये वाला जो विशाल स्नान गृह है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है इनकी, सबसे बड़ी इमारत, क्विक, अन्नागार हो जाएगा। आइए फिर आगे आते हैं। अब देखोगे यहां पर डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, ये क्या है। देखिए मोहनजोदारो में क्या है, सबसे प्रसिद्ध ये कांसे की मूर्ति। आप देखो कांसा वहां पर भी था, वहां पे हड़प्पा में बताओ कांसे की कौन सी मूर्ति थी, क्विकली। हड़प्पा में कांसे की कौन सी मूर्ति थी मेरे भाई, हड़प्पा में कांसे की जो मूर्ति थी वो क्या थी, कांसे की मूर्ति कौन सी थी, जो हिरन और एक डोगेश भाई आगे पीछे भाग रहे थे, वो कांसे की मूर्ति थी, ठीक है। यहां पर एक दूसरी मूर्ति है, यहां पर लड़की जो है एकदम सीधी सावधान मुद्रा में खड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। और आप देखिएगा बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, ऐसा शर्माई हुई नहीं, बड़ी ऐसी कॉन्फिडेंट सी दिख रही है। यस, इसके हाथों में देखो चूड़ियां भी दिख रही है, ये देखो चूड़ियां है ना हाथों में, है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी चूड़ियां हैं, कि ये लोग शरीर की पूरी बनावट को भी ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, कि पुरुष का शरीर कैसा होता है, स्त्री का शरीर कैसा होता है। इसके बाद में इनको नृत्य का आइडिया था, शारीरिक मुद्रा जो होती थी, पॉस्चर। देखिएगा जरा, नृत्य का पॉस्चर है, ये देखिएगा यहां पर
पॉस्चर देखिए, एक पैर ऐसे उठाया हुआ है जैसे डांसर्स खड़ी होती हैं, जरा पैर देखिएगा, एकदम जैसे डांसर खड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है पोज। इनको डांस का आइडिया था, शारीरिक मुद्रा पता थी, आभूषण पहनने का इनके वहां प्रचलन हुआ करता था। तभी तो देखो ना, तभी तो आभूषण पहन रखे हैं पूरे के पूरे ये। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे बड़ा सवाल जानते हैं कि यार ये बनाया कैसे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, आपको याद है ना, बुद्धा जी कैसे बताया था कैसे बनाते हैं, उसको दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते हैं। पिछली क्लास में मैंने पूरा बताया था कैसे बनते हैं, पूरा तरीका क्या होता है लॉस्ट वैक्स का। फिर देखिएगा, ये देखो वहां पर, अच्छा बताओ नटराज की मुहर कहां मिली है? देखो हर जगह हर शहर में एक एक डांस हुआ है। हड़प्पा में डांस हुआ है, कैसे? डांसिंग मूर्ति के साथ में। और नहीं सॉरी, मोहनजोदारो में डांस हुआ है। ऐसी भी तो भगवान मोहन का मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के आगे गोपियां डांस करती थी ना, तो डांसिंग गर्ल उनके मोहनजोदारो, मोहन जी के पास में भगवान कृष्ण के आगे पीछे गोपियां डांस करती थी, माने डांसिंग गर्ल्स होती थी। तो डांसिंग गर्ल्स मोहन से मोहनजोदारो, ऐसे याद रखेंगे। और वहां पर हड़प्पा में क्या है? वहां नटराज हो जाएगा। दोनों जगह डांस हो रहा है, दोनों जगह कांसे की मूर्ति है, ठीक है। फिर पशुपति मोहर, तो यहां से ये इसमें एक आदमी दिखा है मानव आकृति में, कोई ऐसे बैठा हुआ है और उसके आसपास ना कई सारे अलग अलग पशु हैं यहां पर। बस, तो इससे पता चलता है क्या? तो क्योंकि ये ऐसे बैठे हुए हैं तो हम इनको योगी या पशुपति बोल देते हैं। तो ये पक्का है कि ये नहीं कह सकते कि यार ये पक्का भगवान शिव है, बस ये बोल सकते हैं क्योंकि सिंधु लिपि अभी पढ़ी नहीं गई इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये है कि योग जैसी मुद्रा है, चारों ओर पशु हैं और सींग जैसा मुकुट है, ये देखो सींग जैसा मुकुट पहने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं धार्मिक जीवन में पशुओं को, प्रकृति को और योगी जैसी चीजों का महत्व रखते थे। तो इससे पता चलता है कि ये थोड़ा सा जो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस होते थे उनको थोड़ा पूजते थे, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है इसकी। बस ये कि काफी ज्यादा रिलेवेंस है, बहुत ज्यादा। इसके बाद मोहनजोदारो में मैंने क्या बोला था, हर चीज जो होती थी बड़ी होती थी। डांस है तो बड़ा हो रहा है, नहाना हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, ग्रैनरी है तो बहुत बड़ी वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने ऐसी असेंबली हॉल भी था इनके वहां कि सब लोग जहां आकर के, एक ऐसा भवन जहां सब लोग आकर के सभा कर सकते हैं, सामूहिक बैठक, पूरा सब लोग एक साथ जगह आकर के बैठेंगे। तो ये भी इनके वहां पर था। कूल है जी। फिर इसके बाद में ये योगी की मूर्ति होती थी। योगी की, या ये तो बेसिकली मोदी जी की मूर्ति है। देख रहे हैं आप, यहां पर देखिए दाढ़ी बनी हुई है, दिखाया गया है व्यक्ति की प्रॉपर दाढ़ी एकदम प्रॉपर आई हुई है। इसका मतलब उस समय भी लोगों को ऐसे दाढ़ी आती थी। चेहरे पर देखिए गंभीर भाव हैं, और दाढ़ी में ये नहीं कि इतने बड़े, आप ये देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो आप अगर आदिवासियों को देखिए तो उनकी दाढ़ी यहां यहां तक होगी। यार आप ये सोचो, ये मूर्ति ऐसी है कि एक व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी इतनी सफाई से आई हुई है। आप ये देखिए, देख रहे हैं, प्रॉपर, जैसे प्रॉपर शेविंग करके दाढ़ी हो, और उसके बाद देखिए एक एक बकायदा प्रॉपर लाइंस बनी हुई हैं, यानी ऐसा जैसे कंघा करा गया हो। और ये नहीं कि नीचे यहां इतनी लंबी लंबी अजीब सी लटकी हुई है, ऐसा नहीं है कि आदिवासियों वाली लगे अजीब सी लंबी लंबी, प्रॉपर एकदम चीज है। इसका मतलब उनको किस लेवल की नॉलेज थी उनको, है मतलब ये, इसीलिए उनको प्रीस्ट किंग बोलते हैं। प्रीस्ट किंग क्यों नाम दिया गया, अब समझ में आ गया? क्योंकि राजा जैसी बनावट है ये। बस इससे यही चीज पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता यार ये पक्का है कि यार ये तो नहीं है कि कोई राजमहल वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ तो है, ये कुछ तो एक ऐसे बड़े आदमी हैं ये प्रीस्ट किंग, यानी पुजारी राजा इनको बोलते हैं। बस खत्म। और फिर हमारे पास और क्या आया है, मेसोपोटामिया, जे यहां की मोहनजोदाड़ो में मेसोपोटामिया जैसी 3 सिलिंड्रिकल सील, हमारे वहां स्क्वायर सील होती थी, और जो मेसोपोटामिया माने इजिप्ट के में जो सील होती थी ना मोहर, वो सिलेंडर शेप की ऐसी बेलनाकार होती थी। अच्छा ये मिली है, इसका मतलब क्या हुआ भाई ये बताओ? सिलिंड्रिकल सील बनने से ये पता चलता है ना कि इसका मतलब मेसोपोटामिया से लोग यहां आते थे और हमारी मोहर वहां मिली। इसका मतलब हमारा उनके साथ में ट्रेड रिलेशन था। यहां तक की बात समझ आई ना? हमारा उनके साथ व्यापार का कनेक्शन था, ठीक। फिर मिट्टी के खिलौने भी हमको मिले। यार इससे क्या पता चलता है? इसमें पशुओं के खिलौने हैं, ये देखो मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी जुड़ी छोटी छोटी आकृतियां हैं। ये कैसे पता चल रहा है? इतिहास पढ़ते समय हम अक्सर सोचते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े राजा, ये सब। खिलौने क्या बताते हैं? खिलौने बताते हैं कि यार बच्चों का जीवन भी, ये लोग बच्चों के साथ, बच्चों के लिए भी टॉयज बनाते थे, मतलब बच्चों के मनोरंजन की भी वस्तु बनी है। कुम्हार केवल बर्तन नहीं बना रहा था, खिलौने भी बना रहा था, मतलब प्रॉपर हंसता खेलता पूरा। आपको नहीं लग रहा है ये? तो मोहनजोदारो की पूरी कहानी आपने समझ ली ना क्या है? एक ग्रेट बाथ हुआ करता था, डांसिंग गर्ल हुआ करती थी, पशुपति होते थे और प्रीस्ट किंग होते थे, ये सब चीजें होती थी। आ गया इतना बढ़िया से, ठीक है।
अब आते हैं और आगे, अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी पर हम लोग आते हैं, लोथल पे आ गए। अब लोथल क्या है यार, सवाल करेंगे थोड़े से, फिर आपको लोथल कराते हैं। आइएगा थोड़े सवाल करते हैं, फिर लोथल कराते हैं, पहले आप तो कमिंग अप कहां पर आ जाइए, यहां पर। ये आप हैप्पी बर्थडे देख रहे हैं, क्या है ये, क्या है ये? रैपिड फायर अभी कराते हैं, पहले सवाल फिर रैपिड फायर। बहुत जल्द लैब का जन्मदिन है, जानते हैं ये बात आप। 4 सितंबर को मेरे भाई, 4 सितंबर को लैब का जन्मदिन है, 3 सितंबर को लैब का जन्मदिन है, या 1 सितंबर को, देखिए यहां भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, या 6 सितंबर को लैब का जन्मदिन है। बताइएगा लैब का जन्मदिन कब है? हाँ जी, अच्छा अच्छा, आपने पूछा था ये बर्थडे किसका है? अरे दे दे दे, 4 को है, अच्छा पक्का 1 को है, ठीक है भाई। देखिए लेकिन ये पक्का है कि लैब के जन्मदिन पर, देखिए हमको 4 साल हो रहे हैं पूरे, लैब को 4 साल हो रहे हैं पूरे, और ये पक्का है कि इस जन्मदिन हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा, हर व्यक्ति, और मैं हर व्यक्ति का मतलब कह रहा हूं हर व्यक्ति, ठीक है, हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। हर व्यक्ति जो आएगा हमारे जन्मदिन पर, हर कोई कुछ बहुत बढ़िया लेके जाएगा। और जब हम कहते हैं हर व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया लेके जाएगा, ठीक है जी, जो सबके हाथों में होगा, हमारी तरफ से, लैब की तरफ से तोहफा होगा। बस इतना सा ही अभी हम बता पाएंगे, बाकी इंतजार करिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं बालकगण, सुनो अब देखिएगा, अब यहां पर एक सवाल बड़ा प्यारा आया, आप जरा प्रश्न को देखिए। हम लोगों ने पेट अभी अच्छा खासा देखा, हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में सारी बातें करी, लेकिन अब आप देखो, मैं यहां सवाल ये वाला जानबूझ के रखा था। अब ये बताइए कि यार यहां पर कौन सा ऐसा, ये क्या बोलते हैं, इनका बंदरगाह कहां पर था? बोलिएगा, हड़प्पा में कोई बंदरगाह था? बहुत अच्छा सवाल पूछा था ये, और लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। मेरे भाई हड़प्पा में कोई बंदरगाह नहीं था। हड़प्पा असल में ये जो पूछना चाह रहा था, हड़प्पा सभ्यता पूछना चाह रहा था, समझे? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नाम लिखिए और आंसर आ जाता है लोथल उसका, ये होता है, ठीक है। आइएगा, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला कौन सी चीज थी जो इंडिया में आया था? ये तो अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी अपने वाला पढ़ाया नहीं है आपको। अच्छा अब ये देखो, ये पिछले ही साल आया है, ये आंसर मेरे को सबका सही चाहिए, ये आंसर मेरे को सबका सही चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करने वाली जो लड़की थी वो कहां पर आएगी? नृत्य करने वाली जो लड़की है, डांसिंग गर्ल जो है, वो कहां मिलेगी? आप आंसर दे दो भाई साहब, ठीक है। तो वेरी गुड यार, देखो नटराज की मूर्ति बोलेगा, नटराज की मूर्ति, तो हम बोलेंगे बालकगण नटराज की मूर्ति नहीं, नटराज की मोहर, तो हड़प्पा। लेकिन अगर बोलेगा कि यार ऐसा है, नृत्य करने वाली लड़की की बात करेगा, तो अपन आंसर के रूप में फिर क्या दे देंगे? ये हमारे पास में आएगा, नृत्य करने वाली लड़की के रूप में मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। शाबाश यार, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने की तकनीक, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया? देखो वही सवाल बार बार आ रहे हैं, शाबाश। इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लुप्त मोम ढलाई, यानी मोम लोपी ढलाई। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ जी सारिका, आपका डाउट तो बताइए, क्या है बताइए डाउट, व्हाट्स योर डाउट? शाबाश यार, बहुत प्यारा, सबने बहुत अच्छा किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा, आओ। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली है, कहां से मिली है? सर मेरा कांस्टेबल का एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया था, ओके, और मेरा सर होमगार्ड भी क्लियर है। अरे बढ़िया भाई, दो एग्जाम तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। एसआई के टाइम पे आपने क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाएंगे भाई, उस टाइम एसआई के टाइम पे, उस समय हम एसएससी का बैचेस हमारे पास बहुत लाइन से थे, इसलिए पढ़ा रहे थे। एसआई के लिए इसीलिए ना यूट्यूब पे हुआ था, ना यहाँ हुआ था। लेकिन ये वादा है, जैसे आपका कांस्टेबल और होमगार्ड निकला है ना इस बार, वैसे ही आपका एसआई और वैसे ही आपका हर एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी विपिन बताओ, क्या डाउट है दोस्त? बिल्कुल सही यार, आंसर क्या आया? पशुपति मूर्ति। पशुपति कहां से आ जाएगा? ये मोहनजोदारो आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ये आ गया। आगे बढ़ा जाए, ओके। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। सारिका
वो तो आप सपोर्ट से पूछना, बैचेस का कौन सा बैच किसमें क्या है वो आपको सपोर्ट बताएगा, उसका मुझे नहीं पता। मुझसे आप कंटेंट के बारे में पूछ लो सब। कूल है जी। सर फर्स्ट वाटर प्रूफिंग कहां की गई? दीक्षा पहली वाटर प्रूफिंग मोहनजोदारो में जो वो था ना स्विमिंग पूल बृहद स्नान गृह, वहां करी गई। ये पुजारी राजा कहां पर आए थे? देखो वीओडी का वीडियो के एग्जाम में पुजारी राजा वहां थे ना जहां बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो रही थी, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहां पर थी? आंसर शाबाश यार, पुजारी राजा भी मोहनजोदारो। बहुत बढ़िया यार, ऐसे याद रखो ना, रटना नहीं है। जहां बड़ी बड़ी चीजें और बहुत ऐसे खूब बड़ी बिल्डिंग हो गई, जहां वहीं पर बड़े बड़े, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े राजमहल होते हैं, बड़े बड़े स्नान गृह होते हैं, वहीं पर तो राजा पाए जाते हैं, तो राजा इसीलिए वहीं पर है। ठीक है, आइए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बोलिए महक, डाउट बताइए। ठीक है, ओके बेटा, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन क्यों आनी है? आपको टाइमिंग तो पता ही है, नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहो। टाइम आप लोगों को पता है कि टाइम क्या है क्लास का, तो उसमें अपने आप आ जाइए, खत्म कहानी। ठीक है सर, हड़प्पा में नालियां भी तो हैं, आएंगी वो सब भी आएंगी, सब आएंगी। क्लियर है? चलिए, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, अच्छा है, अब आओ आगे। फिर देखो सारे सवाल सही हो रहे हैं, आ जाओ अब वापस आते हैं, अब और आगे के शहरों पे चलते हैं। ये सब शहर हम लोग देखते हैं, राखीगढ़ी, चानूदारो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। देखिए मेरे भाई, हाँ जी अंशी। अच्छा बेटा जी, ये भी ध्यान रखो कि क्लास को और आगे 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 भी अपन लोगों को लेके चलने का है ना, और भी थ्योरी भी करने का है। अब आपको जैसे मान लीजिए क्लास के टाइमिंग का है, तो ये सब कुछ टाइम टेबल में लिखा हुआ है। सिलेबस क्या है ये सब ओरिएंटेशन क्लास में देखिए, वहां सब दिया है। अब अगर देखो आप, हर बंदा अलग से पूछेगा सर सिलेबस क्या है, सर ये क्या है, तो हम जवाब दे ही नहीं पाएंगे, है ना। एक क्लास में लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे होते हैं। इंडिविजुअली अगर आप पढ़ाई के जितने भी डाउट पूछो हमसे, हम सब आराम से बता देते हैं, सब दिख जाएंगे। लेकिन ये वाले डाउट कि टाइम टेबल कहाँ है, सिलेबस क्या है, ये सब ओरिएंटेशन क्लास में एक एक चीज को हमने पहली क्लास में, उसमें नोट्स कैसे बनाने हैं सब बताया है, मॉक में नंबर कैसे बढ़ाने हैं वो भी बताया है, और रिवीजन कैसे करना है सब बताया। बहुत अच्छी तकनीक है, जरूर देखिए उसको। ठीक है, चलिए आइएगा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे का आ गया ना, एज आई सेड, वो डाउट टीम को पूछिए बैच में क्या चीज मिलनी है क्या। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो लोथल पे आते हैं भाई। ठीक है, अब लोथल की बात करेंगे तो लोथल में क्या आ रहा है, बस अब सुनो, अब मेरी बात, लोथल में क्या आता है। और आज सारे बच्चे टेस्ट देंगे दोबारा, ठीक है। सेकंड टेस्ट भी जो है पेट का वो डलवा दिया गया है आपके बैच में, सारे बच्चे टेस्ट देंगे। आपके नंबर चाहे कितने भी आए, आप जैसा मैंने ओरिएंटेशन क्लास 1 में मैंने सब बताया हुआ है, आप उसी तरीके से मॉक टेस्ट लगाइएगा, आपके नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे, मेरी गारंटी है। 5वें मॉक तक आपके नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे। आज मैंने एक और मॉक टेस्ट करवाया है आपके में, शनिवार को एक और मॉक टेस्ट करवाएंगे, तीसरा। अभी देखिए बैच शुरू हुआ, टाइम नहीं हुआ, आपके 3-3 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, तो बस छोड़ना मत एक भी मॉक, हर बंदा देना। ठीक है, आओ। हड़प्पा में हमने कृषि भंडारण देख लिया भाई, और हमने देखा कि पब्लिक बिल्डिंग हमने मोहनजोदारो में देखी है। अब यहां आ रहे हैं लोथल। अब लोथल में देखो क्या हो रहा है, लोथल की बात करेंगे यार। लोथल में क्या हो रहा है, ये खंबत की खाड़ी कहां आती है, देखो ये आपने देखा ना, गुजरात ऐसे आता है, तो यार जो यहां वाला पार्ट है ना, ये जो आ जाएगा, इसको बोलते हैं अपन लोग गुजरात में खंबत की खाड़ी वाला जो है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कहां पे, अब देखो याद कैसे रखोगे, नदी कौन सी है, लोथाली में भोग लगाओ, तो ये भोगवा नदी के किनारे हो गया। लोथाली में भोग लगाओ, तो ये भोगवा नदी के किनारे हो गया, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, फिर कौन आया, SR राव। देखो लोथल में क्या था, एक डॉकयार्ड था, मतलब बंदरगाह था। बंदरगाह से मेरे भाई क्या होता है, हमको समुद्र में जाने का रास्ता मिलता है, और बंदरगाह इसका मतलब रास्ता है, और रास्ता है माने वहां से माल बेचा जाएगा, माने यहां पर सारे व्यापारी रहते थे, यहां पर समझे, यहां सारे लोग व्यापारी लोग रहा करते थे इस जगह पर। तो क्या हुआ, इसीलिए इसको व्यापारी लोग रहते थे, इसीलिए इसको मिनी हड़प्पा बोला गया। क्यों मिनी हड़प्पा क्यों बोला गया? अब सबसे बड़ी कहानी तो ये आ गई, इसका सवाल पूछा गया था कि बताइए मिनी हड़प्पा क्यों कहते हैं। लेकिन उसके भी पहले मैं यहां आता हूं, जरा एक रिवीजन करते हैं। 1921 में हड़प्पा को खोजा था किसने, क्विक दयाराम साहनी ने। 1922 में मोहनजोदारो को खोजा किसने, रखलदास बनर्जी ने। फिर 1957 में SR राव ने खोजा लोथल को। इससे ये समझ आया भाई
कि लोथल जब खुदा कि भाई भारत में भी ऐसी कुछ साइट हैं जो कि भारत में भी कुछ ऐसी साइट हैं जो कि इंडस वैली की साइट इंडिया में भी हो सकती है। अभी तक तो सब पाकिस्तान में मिली थी, तो ये आ गया 1957 में आ गया। यहां मिनी हड़प्पा क्यों बोलते हैं? मिनी का मतलब है छोटा रूप, मतलब मिनिएचर कॉपी है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि जैसी जैसी चीजें हड़प्पा सभ्यता में मिली, जैसे हमें ना पूरा व्यवस्थित शहर मिल रहा है, हमको पक्की ईंटें मिल रही हैं, हमको व्यापारिक गतिविधियां मिल रही हैं, क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह भी है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, डॉकयार्ड है यहां पर, इसीलिए हमने बोला अरे ये तो बिल्कुल हड़प्पा जैसा है, इसीलिए हमने इसको मिनी हड़प्पा बोल दिया। सवाल आता है मिनी हड़प्पा किसको बोलेंगे? लोथल को मिनी हड़प्पा बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनिएगा, फिर बात करते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज सुनना, अगर कई बार आता है औद्योगिक शहर कौन सा होता है इनका? औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर, फैक्ट्री वगैरह कहां थी? लोथल में नहीं थी। औद्योगिक शहर को हम बोलते हैं चान्हू दारो। औद्योगिक शहर बोलेगा तो आप बोलोगे चान्हू दारो, ये आ जाएगा औद्योगिक शहर के रूप में। ठीक है, गोदीवाड़ा माने डॉकयार्ड, शिप बनाने का कारखाना भी यहां था। मनके माने होते हैं मोती, ये मोती या कंचे कह लो, तो ये जो है ना गोल गोल, ये मोती इस तरीके, मोती जैसे, कंचे जैसे, तो ये इसका बनाने का भी कारखाना था, इसको ज्वेलरी के रूप में पहनते थे। तो सोचो वो लोग ज्वेलरी तक बना रहे थे मेरे भाई। फिर चावल की भूसी भी हमको यहां मिलती है। इससे क्या पता चलता है भाई? चावल की भूसी मिल रही है, अग्निकुंड मिल रहा है, ये सब क्या हो रखा है? ये सब इससे पता क्या चल रहा है? सुनो भाई, चावल की भूसी से क्या हुआ, क्या पता चल रहा है हमको कि, कैसे आपको सोचने दो पहले एक बार, किस तरीके से बताऊं कि आपको समझ आए कि हाँ चावल की भूसी से क्या हो रहा है। हाँ सुनो, अच्छा देखिएगा, एक बार बताइए पहले, बीड फैक्ट्री समझ में आया? बीड फैक्ट्री, मनके बनाने से क्या पता चल रहा है कि ये लोग ज्वेलरी की फैक्ट्री लगाए हुए हैं। इसका मतलब पक्का है कि यार ये लोग कितना अपनी प्रेजेंस के ऊपर भी ध्यान देते थे कि ये लोग कैसे दिख रहे हैं, ये पता चलता है, कॉन्शियस थे अपने बारे में। हाँ जी, फिर इसके बाद में इनको पॉलिशिंग आती थी, क्योंकि ये जो मनके होते हैं ना मोती, ऊपर से बड़े बड़े चमकीले होते हैं, तो इनको पॉलिशिंग भी आती थी। ये अभी भी देखो फोटो में चमक रहे हैं। फिर चावल की भूसी से क्या पता चलता है कि इनके वहां चावल भी होता था। तो अगर बोला जाएगा कि चावल कहां था, तो आप आंसर क्या देंगे? हमको मिला है, ये चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये हमको चा से चावल, चा से चानूदारो, तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोथल, थाली में ही चावल खाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो चावल की भूसी मिली। अग्निकुंड मिला है हमको। अच्छा, अग्निकुंड खाली दो जगह मिलेगा, एक कहां? कालीबंगा में। कालीबंगा में, काली जी की पूजा में हमेशा अग्निकुंड, पूरा हवन होता है ना, तो ऐसे याद रखो, कालीबंगा में अग्निकुंड। दूसरी चीज याद रखो कि लोथल की बात करेंगे तो लोथल में भी क्या मिल गया है? अग्निकुंड। कैसे याद करेंगे यार? थाली, कहीं कहीं कभी आपने देखा होगा, पुराने लोग क्या करते थे, थाली, बड़ी सी थाली ली, उसी में लकड़ी लगा के हवन कर लिया, तो उसी को अग्निकुंड बना लिया। तो कई बार थाली को ही अग्निकुंड बना लेते हैं। तो लोथल में अग्निकुंड मिलता है, और कहां पर? कालीबंगा में अग्निकुंड मिलता है। ठीक है जी। फिर कपल ब्यूरियल, इसका मतलब ये पता होता है, ये इससे ये पता चलता है, ये देखो स्त्री पुरुष साथ ही में इन्होंने दफना दिए, इससे यह पता चलता है कि हो सकता है सती प्रथा भी होती हो, नहीं तो दो लोग साथ ही में खत्म हुए, और कई जगह ऐसा है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है ना, लेकिन यहां पर मिली, तो ये आ गया। फिर यहां चेस जैसा बिल्कुल दिखा, इसका मतलब यार ये लोग प्रॉपर दिमाग वाले लोग थे, है ना, प्रॉपर दिमाग वाले लोग थे। चेस वगैरह ये लोग सब खेलना जानते थे। ये अपने आप में सब बड़ी बातें हैं, छोटी चीज नहीं है ये सब चीजें। तो लोथल की बात आ गई है। ठीक है जी। युगल समाधि कहां मिल रही है? लोथल में मिल रही है हमको। ऐसे याद रखो, लोथल में लोग घूमने जाते थे ना, 7 समुंदर पार, तो 7 समुंदर पार कौन जाता है? जिनका 7 जन्म का रिश्ता होता है, युगल। तो युगल की जो समाधि है वो हमें यही मिलेगी। ठीक है जी। और घोड़े और जहाज भी मिल रहे हैं। घोड़े और जहाज क्यों? क्योंकि यहां पर लोग अपना सामान बेचने आते हैं। घोड़े हमें और कहीं नहीं मिले, यहां मिले। यहां लोग जहाज से आते होंगे अपना सामान बेचने के लिए। शिप इन लोगों ने बनाए हुए थे। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय जहाज भी बनाए जाते थे। 4,500 साल पहले जहाज बनाए जाते थे, सोचिए ऐसे। और घोड़े, इसलिए घोड़े तो भारत में होते ही नहीं थे, मतलब पर्शिया से हम ट्रेड करते थे, ईरान इराक से, वहीं से घोड़े आते होंगे, वहीं से लोगों ने देखा घोड़े तो उन्होंने बनाए। आदमी वही बनाता है जो वो देखता है। तो यहां से पता चलता है कि ट्रेड गजब की, सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर ये था। इसके बाद देखिएगा, फिर आता है धौलावीरा। धौलावीरा में खासियत क्या है? ये है कच्छ, गुजरात में। ये देखो, बाकी जितने भी चीज होते थे ना, बाकी जितने भी शहर होते थे वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते थे। कौन कौन से 2 हिस्से? ध्यान से देखना। बाकी जितने भी शहर होते थे, एक होता था ऊपरी हिस्सा, ठीक है, एक होता था ऊपरी हिस्सा, एक होता था पूरा निचला हिस्सा, एक होता था ऊपरी हिस्सा, एक होता था निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा ना थोड़ा टीले जैसा होता था, वो थोड़ा ऊंचाई पे होता था। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि हो सकता है कि ये अमीर लोगों के लिए होता हो और बाकी जो निचला हिस्सा है वो गरीब लोगों के लिए होता हो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कुछ लोगों का ऐसा।
लेकिन इनका कहना है कि फिर ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये अमीर लोगों के लिए था और ये जो था ये गरीब लोगों के लिए था। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये लोग इतने अकलमंद लोग थे कि कभी अगर बाढ़ आ जाए, क्योंकि ये सारे शहर तो नदी के किनारे थे, अगर बाढ़ आ जाए तो ये निचले हिस्से में पानी भर जाएगा, तो सारे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इन्होंने ऊंचा टीला भी बना रखा था, यानी सब लोग ऊपरी हिस्से में आ जाएंगे तो वो लोग बाढ़ से बच जाएंगे। सही लगता है सुनने में, है ना? ठीक है, तो जो भी हो, बट वो तो वही जानेंगे कि क्यों बनाया था, हमें बना हुआ मिला। लेकिन एक तो हर शहर जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ, एक कुछ ऊपर वाला एक नीचे वाला। धौलावीरा एक ऐसा है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। देखो, तो धौलावीरा ऐसा है, ये उल्टा 3 भी दिख भी रहा है, ये उल्टा 3, ये 3 हिस्सों में बना था, ऊपरी नगर, मध्य नगर, निचला नगर, ऊपर नीचे और नीचे। ठीक है, इसके बाद धौला से देखो धुलने की बात आती है, धुलते किससे? पानी से। तो धुलाई के लिए आपको पानी बचाना पड़ेगा ना, तो इकलौता शहर जहां जल संचय के लिए प्रणाली है, देखो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, यहां पर जल संरक्षण प्रणाली है, देखा आपने है। तो इससे क्या पता चलता है कि यार वाटर, इन लोगों को यह भी पता होता था कि कैसे पानी बचत कैसे होती है। आपको पता है गुजरात में पानी की कमी है, आज भी है, उस समय भी थी। तो इन लोगों को पता था कि जब बारिश हो तो पानी को ऐसे संचित कर लो, बाद में ये पानी काम आएगा। कितना बढ़िया दिमाग, सोचो हम लोग आज सीख पाए, ये लोग उस समय से जानते थे ये। तो ये कहानी आ गया। इसके बाद यार ये देखो, हमको एम्फी थिएटर या स्टेडियम जैसा हमको एक ढांचा मिला है, ये देखिए ऐसा, ये हमको यहां मिला है धौलावीरा में, स्टेडियम जैसी चीज मिली है। यस, और हमें निर्माण में चट्टानों का उपयोग होता था, इकलौती जगह। बाकी आपने सब जगह क्या देखा? आपने हर जगह देखा। अब ये भी क्यों है आपको ये बताता हूं। आप भी कहोगे भाई मान गए इन लोगों को, यार ये नेक्स्ट लेवल दिमागिया थे। मेरे भाई आपने हर जगह देखा, हरप्पा में देखा, लोथल में देखा, मोहनजोदारो में देखा कि हर जगह जो बिल्डिंग बनी हुई है वो ईंट की बनी हुई है। हाँ या ना? वो ईंट की बनी हुई है, सही बात है। लेकिन इकलौती यहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर बिल्डिंग ईंट की नहीं बनी हुई थी, जहां पर पत्थर की बनी हुई है, यानी जो चट्टानें होती है ना, चट्टान की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये गुजरात है, और गुजरात के इस एरिया में आज भी भूकंप आते हैं। भूकंप रोधी इमारत बनाना जानते थे ये लोग, माने ऐसी इमारतें जिसको भूकंप भी ना गिरा पाए, ऐसी इमारत बनाना जानते थे। क्योंकि आज भी आपको पता है गुजरात में भूकंप आते हैं। जो हमारे वहां भुज का भूकंप आया था वो भी गुजरात में ही है। तो गुजरात में इनका इसीलिए लोगों ने जो निर्माण करा था, जैसे नहीं पहाड़ों पे चट्टान वाले पत्थर होते हैं उनसे निर्माण करते हैं पूरा, क्योंकि पहाड़ों पे भूकंप खूब आते रहते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है। सेम कहानी भाई साहब, क्या गजब दिमाग ना। ठीक है, तो धौलावीरा में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था। फिर देखो इसके बाद हमारे पास में क्या आता है बालकगण, अब हमारे पास में आता है कौन? कालीबंगा। कालीबंगा ये कहानी क्या आती है? यस, नाउ व्हाट इज कालीबंगा? कालीबंगा में क्या हो रहा है? काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब ये होता है, देखिए एक बात बताइए, काले रंग की चूड़ियां तो घर घर में होंगी ना, बोलो हाँ या ना? इसीलिए घग्घर नदी के पास है, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, और यहां पर काली जी की सबसे ज्यादा पूजा कहां होती है? सबसे ज्यादा पूजा सबसे ज्यादा कलकत्ता में घोष होते हैं ना, तो इनकी खोज भी किसने करी है? आमलंद घोष ने करी है। ठीक, किसने? आमलंद घोष ने। इनके यहां पर हमें क्या क्या मिला है? यहां हमें जुते हुए खेत मिले। क्या मिला? जुते हुए खेत मिले हैं, मतलब मिट्टी ऐसी मिली है जिसमें जुताई हो रखी थी, ऐसी ये जुताई हो रखी थी जिसमें। दूसरा हमें क्या मिला है? डबल सिटाडेल, माने ये एक ऐसी जगह है जहां हमें, जैसे हर शहर में क्या होता था, ऊंचा हिस्सा एक होता था ना, यहां ऊंचे हिस्से दो हैं, दो ऊंचे हिस्से हैं और बीच में निचला हिस्सा है। बड़ी चीज है भाई, और कहीं ऐसा नहीं था, इकलौता यहीं पर है। ऊंट की हड्डी मिली है हमको, इसका मतलब कहीं पर भी यहां हमें ऊंट की हड्डी मिली है, मतलब यहां कहीं से तो ऊंट था। हाँ जी, भूकंप का हमको साक्ष्य मिला है कि शायद यहां भूकंप भी आया था। यहां पर ये देखिए ऐसा दरार सी आ रखी है, मतलब भूकंप भी था। तो ये कहां है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्घर नदी के पास। यहां हवन कुंड है, काली जी की पूजा में हम लोग हवन का इस्तेमाल, हवन तो होता ही होता है, तो यहां से आ जाएगा हवन कुंड। फिर आएंगे यहां पर देखिएगा चानूदारो। चानूदारो में क्या होता है? चानूदारो में क्या चीज आ जाएगी? एक काम सोच रहा हूं, एक काम करना आप लोग ना, इंडस वैली अब आपका खत्म ही हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं फ्राइडे को आपका एक टेस्ट लूंगा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन पे यहीं पर ही आपका अच्छे से पढ़ के आइएगा। हम लोग जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, उसका एक टेस्ट भी लेंगे, ताकि हर बच्चे को सब कुछ याद होता रहे और आप लोग ना पूरा क्लियर सब कुछ कवर करते चलो, ताकि एक बार में सिलेक्शन जो है ना वो एक ही बार में हो यार। वरना क्या होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है कि अरे भूल गए, पढ़ा पहले था भूल गए, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहां है? ये भी आपका चानूदारो आ जाता है, कहां? सिंधु नदी के किनारे आता है। और इसको सबसे ज्यादा
ये पाकिस्तान में है आज भी, इसको इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं। मतलब कहते हैं कि यहां पर, अच्छा यहां पर कोई गढ़ नहीं था, मतलब कोई ऊपरी एरिया नहीं था, सब फ्लैट था एकदम, कोई उछला एरिया नहीं, सब एकदम फ्लैट, तो ये आ जाता है। और अब यहां पर सिटाडेल था नहीं, कहते हैं यहां इंडस्ट्री हुआ करती थी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, यहां मनके बनते थे, मोहर बनती थी, और फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहां लिपस्टिक बना करती थी, यहां पर हमें दवात इंक पॉट मिला है हमको यहां पर, तो ये सारी चीजें हमको यहां से मिली है। ठीक है, तो चानूदारों में कुछ खासियत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि बताइए इसको औद्योगिक केंद्र, प्राचीन भारत का लैंकशायर, लैंकशायर एक ऐसी चीज हो गई जहां पर बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण है ये तो एंशिएंट इंडिया का लैंकशायर बोलते हैं इसको। राखी गढ़ी, अच्छा एक बात बताओ, राखी का त्योहार भी घर घर में होता है ना, तो घग्गर नदी के किनारे, बस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या दिखा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्थल बन गया है राखी गढ़ी, कहां पर है, हरियाणा में, हरियाणा में है राखी गढ़ी, सबसे बड़ा इंडिया का है ये। अब आप एक चीज सोचो, अब आप एक चीज सोचो, यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि इसको याद कैसे करेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, राखी का त्योहार, ऐसे करके याद रखेंगे कि सबसे बड़ा स्थल भी कौन सा आ जाएगा, फिर राखी गढ़ी, कहां है, हरियाणा में। फिर एक और स्थल हमारे पास आता है, कौन सा, ये तो ये हो गया हाकरा वेयर, मतलब ऐसे डिजाइन, मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनके ऊपर डिजाइन है, आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये। यस, फिर हमें और क्या मिला है, अन्नागार वगैरह मिले हैं, जैसे हर जगह पर थे। युगल समाधि भी मिली है हमको, युगल समाधि मतलब हस्बैंड वाइफ को एक साथ दफनाया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है शायद सती प्रथा भी इनके वहां होती हो। ठीक है जी, आइए फिर हमारे पास में और क्या आ गया, सुरकोटदा। सरकोटदा में खास बात है, हमें देखो मिट्टी का घोड़ा कहां मिला था, लोथल में, याद आया, लेकिन असल में पूरे घोड़े की हड्डी कहां मिली है, ये हमको मिली है यहां पर सरकोटदा में। सर काट दिया, सरकोटदा, सर काट दिया किसका, घोड़े का, अश्व बलि दे दी, तो यहां पर घोड़े की हड्डी मिली है हमको यहां पर। यहां से खाली यही पूछता है क्या चीज है, तो हॉर्स बोन मिला है, ये बड़ी बात है। और ये पूरा शहर ना किले से बनता, मतलब इस पूरे शहर के चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ सरकोटदा, काटम पीट हो रही, काटपीट हो रही, यहां चारों तरफ यहां पर इसीलिए बैन कर रखा है, एंट्री बंद कर रखी है, किला नुमा दीवार थी पूरे में यहां पर। दैट्स इट। अब सुनो, आखिरी शहर बनवाली कहां पर आता है, ये सरस्वती नदी, सरस्वती जी की मूर्ति बनवाली, तो बनवाली में है ये। फिर और सरस्वती जी अगर आ जाए तो ये तो बेस्ट है ना, क्योंकि नॉलेज आ जाती है, तो बेस्ट है तो बिस्ट है, ये हो गया। यहां से हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है जी, और क्या मिला है हमको, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नाली वाली हमें प्रॉपर यहां देखने को मिला है बनवाली में। मेजर सारी चीजें आपने देखी कौन कौन सी हैं, फिर से थोड़े से सवाल देखेंगे, फिर वापस इसके ऊपर आएंगे। अब जरा प्रश्न देखना, जितना याद है उसी से, बाकी तो देखो एक हमने रिवीजन के लिए ये आपका पूरा एक रिवीजन स्लाइड भी रखी है, यहां से तुम्हें सब याद आ जाएगा। जरा एक बार देखो, जरा एक बार देखो, जरा देखो 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 देखो, एक बार रिवाइज करो इसको, देखो सब कुछ आया, फिर सवाल करते हैं। देखिए सब कुछ आया, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। वेल डन, ठीक है। अब देखो बनवाली में क्या हो गया, मिट्टी का हल था, है ना, हल मिट्टी का बनवाल, ये क्या है, सरस्वती की मूर्ति, तो सरस्वती नदी के पास में ही सरस्वती की मूर्ति बनवाली, तो ये हो गया। और उत्तम किस्म का जौ मिला है, देखो सरस्वती मूर्ति सरस्वती नदी के बगल में है, सरस्वती माने नॉलेज, तो जहां नॉलेज है वहां तो हर चीज उत्तम किस्म की होगी। फिर देखो रोपड़ में क्या है, रोपड़ में इंसान और डोगेश भाई का साथ में दफनाया गया। डोगेश भाई खत्म हुए, इंसान बहुत उनसे अटैच था, तो रो पड़ा तो उसको भी साथ ही में दफना दिया गया। तो इंसान और कुत्ते की मूर्ति दोनों की साथ में कहां पर है, दफनाई गई है, कहां पर, मूर्ति नहीं, इंसान और दोनों का शरीर, कुत्ते का शरीर रोपड़ में। ऐसे याद रखो कि भाई मालिक से बहुत प्यार करता था कुत्ता, तो उसको भी साथ ही में दफना दिया गया, वो भी रो पड़ा मालिक के बाद, तो रोपड़ में आ गया। सवालात खेलेंगे भाई, आइएगा जरा। अच्छा यहां पर आते हैं, अब जरा कॉमन सेंस लगाओ। अभी मैंने तुम्हें सारे ईयर बताए, अब तुम कहोगे सर आपने एग्जैक्टली ये नहीं बोला था कि स्वतंत्र भारत में कौन सा सबसे पहले बताइए कौन सा खोजा गया था। याद करो, हर उसमें अगर आप देखोगे ना तो आप एक चीज पाओगे, जरा यहां आ जाओ, रोपड़ देखिए जरा कहां पर है, 1947 में इसको खोजा गया है, 1947 में इसको खोजा गया है। यहां पर इंसान और डॉगी की देखो साथ में दफनाया गया। इससे ये पता चलता है कि इंसान कितना प्रेम करता था, इंसान कितना प्रेम करता था डॉगी को, है डोगेश भाई को कितना प्रेम था। भारत में उत्खनन किए जाने वाला पहला स्थल है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया यहां से,
तो क्या बन गया यहां से, क्या आया, उत्खनन किए जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? आंसर मेरे पास आ जाएगा लोथल नहीं, रोपड़। आजादी के बाद हमें जब अपना खुद का स्थल मिला तो बिल्कुल रो पड़े, अरे वाह हमारे वहां भी इंडस वैली है, वाह भाई वाह। फिर कांसे की नर्तकी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये बताएंगे बनवाली जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, वर्तमान में किस राज्य में है? बनवाली कहां पर है मेरे भाई? सरस्वती जी की मूर्ति बनवाली हरियाणा में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, कहां पर आती है ये? शाबाश, हरियाणा में, राजस्थान में, कहां पर मेरे भाई? ये हाँ, हिसार हरियाणा के पास आती है ना। वेरी गुड, ठीक है, तो ये हिसार हरियाणा के पास में आती है, फतेहाबाद के पास में बेसिकली ये आती है। गुड, बढ़िया भाई, प्रियंका एकदम बढ़िया, आपने सबसे पहले आंसर दिया है, शाबाश। तो हरियाणा हो गया। फिर देखोगे भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मात्रदंड भंडार शामिल हैं? अब जो सिंधु घाटी बसावट की विशेषता है, माने वो पानी के जो बर्तन थे ना जिसमें ऐसा डिजाइन हो रखी थी, पानी के बर्तन जिसमें डिजाइन हो रखे थे। एक बात बताओ भाई, सोचो, पानी के बर्तन जिसमें डिजाइन हो रखे थे, कौन सी चीज होगी? घर घर में पानी के बर्तन लेके जाने थे, मैंने कैसे बताया था आपको, घर घर में पानी के बर्तन रखे जाते थे। तो पानी के बर्तन घर घर में, माने घग्गर नदी के किनारे घर घर में कौन सी चीज होती है? घर घर में राखी का त्योहार होता है ना, तो आंसर ही आ गया। हालांकि काला बैंगन भी होता है, बट राखी गढ़ी में वो आपने मिट्टी के बर्तन देखे। अब सवाल देखिए, अच्छा पूछा गया है ना, अच्छा पूछा गया है। फिर देखो कालीबंगा में क्या था? यहां पर अग्निकुंड हुआ करता था। रोपड़ में क्या था? इंसान और कुत्ते की को साथ में दफनाया गया था। धौलावीरा में क्या था? स्टेडियम था। धौलावीरा में क्या था? पानी जल संचय प्रणाली थी। यस, ठीक है, शाबाश यार, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सब लोग सारे आंसर दे रहे हो यार, विच इज वेरी वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो। आओ, सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल को से एक विशाल जल जलाशय और जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं? आंसर्स भाई लोग, वेरी गुड, क्या हो गया? आंसर आ गया धौलावीरा। बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन करना जरूरी नहीं, मान लो जैसे तुमको क्वेश्चन तुम्हारे सारे हो रहे, क्वेश्चन करना एक चीज होती है। अभी क्या है, अभी जैसे हम तुम्हें मोस्टली यहाँ पेट के सवाल लगवा रहे हैं, अभी धीमे धीमे ना हम इसी में तुमको यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के भी सवाल लगवाएंगे, लेखपाल के लगवाएंगे, वीडियो के लगवाएंगे, यानी जो परीक्षाएं इससे होंगी उनका लेवल और हायर होता है, क्योंकि ये 10th पास लेवल है। तुम्हें पेट निकाल के तुरंत तुमको वो वाली परीक्षा देनी है, तुम उस समय तैयारी करने मत बैठना, अभी से ही ऐसी तैयारी करो कि तुम इसको फोड़ पाओ। क्योंकि तुम्हारे साथ जो बच्चे निकालेंगे ना पेपर 94%, 95%, वो तैयारी वहीं पर करते हैं, उसी चीज की तैयारी करते हैं कि कैसे कि पेट तो निकल ही जाएगा यार, वो कैसे निकलेगा, इस वाली चीज की। और पेट निकलना एक चीज होती है, 94, 95, 96% लाना मेन चीज होती है। तो तुमको क्या करना है, डोंट जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा हो, ये ठीक है। आओ, यहां पर देखो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये कहां पर है? ये मृतकों का टीला है, काले रंग की चूड़ी है, औद्योगिक केंद्र है, या बंदरगाह नगर है? आओ सारे देखते हैं। मृतकों का टीला क्या था मेरे भाई? मोहनजोदारो, हाँ या ना? काले रंग की चूड़ियां, जल्दी से कम ऑन, आंसर कालीबंगा हो गया। औद्योगिक केंद्र कौन सा था? चान्हू हो गया, चान्हू हो गया, ठीक है। बंदरगाह नगर कौन सा था? बंदरगाह नगर मेरे पास में हो जाएगा क्या? लोथल हो गया, हाँ या ना? शाबाश यार, ठीक है। आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा एकमात्र शहर है जहां कोई दुर्ग या गढ़ नहीं पाया जाता है? कहीं नहीं पाया जाता मेरे भाई, वो हिंट देता हूं, औद्योगिक नगर है। अब बताओ सर 90% कैसे लाएंगे? अरे शुक्ला जी 90% का खेल ही नहीं है यहां, तो यहां खेल 94 95% का खेलना है, ये कहानी है। गुड यार, तो क्या आ गया हमारे पास में भाई? हमारे पास आ गया चान्हू, बहुत बढ़िया भाई साहब। घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? आंसर बहुत सुंदर, कहां से मिली है? घोड़े की हड्डियां मिली हैं सरकोटदा। यस, आइए आगे आते हैं। ताबूत शवाधान, कॉफिन ब्यूरियल, R37 नामक कब्रिस्तान के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कॉफिन ब्यूरियल साथ मतलब कहां पर दफनाया गया था? R37, ये तो कहां आ जाएगा? हड़प्पा में। वेल डन चीतो, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे आओ, सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधि जो है कहां मिले हैं? एक जगह नहीं, कई जगह मिले थे ये। तो हड़प्पा में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, धौलावीरा या चान्हू। कहां मिले हैं? ये देखो हड़प्पा में तो नहीं मिले है ना, मोहनजोदारो में भी हमको नहीं मिले थे। अब क्या बच गया हमारे पास में? अब क्या बच गया हमारे पास में? ये हड़प्पा में मिले थे, हड़प्पा में मिले थे।
कॉफिन ब्यूरियल मिला था या कपल ब्यूरियल मिला था? हड़प्पा में हमको क्या मिला था? कॉफिन ब्यूरियल मिला था, कपल ब्यूरियल नहीं। कपल ब्यूरियल हमें कहाँ मिले थे? लोथल। होता ना, एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, तो प्यार बढ़ाते बढ़ाते एक ही थाली में खाने नीचे भी चले गए। ठीक है, तो हम ये ऐसे याद रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट मेरे भाइयों, यहां से हो गई आपकी सारी कहानी डन। मजा आया? दैट रैप्स अप। अब आपका पूरा इंडस वैली खत्म होता है अच्छे से एकदम, कोई समस्या किसी को भी? आ गए मजे? चलिए, तो आज की सभा को अब हम लोग यहां समाप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूं बच्चे, आप जितने भी सवाल हो ना, आपको हमने लगभग 2 क्लासेस ली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, अब जितनी भी चीजें हो आप इसके सवाल सॉल्व करने जाओ। और आपको अब टेस्ट में भी जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल आए ना, आप इनको अटेम्प्ट करना। अब देखो आप कितना करते हो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ही सवाल अटेम्प्ट करना, फिर देखते हैं आप लोग। अब देखना आपको कितने अच्छे से आप लोग सारी चीजें आंसर कर पाते हो। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत बढ़िया। बस एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और एंड यू आर डन, एकदम बेहतरीन, पूरा डन हो गया आपका। अगली बार में हम लोग वैदिक करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे वैदिक में। ठीक है, ये वाली क्लास आज की पेड क्लास मेड फ्री रहेगी, तो ये वाली पर्टिकुलर क्लास बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर बता दीजिएगा कैसे आप पढ़ाते हैं पूरा एकदम, तो टेस्ट कब होते हैं क्या होते हैं, तो ये वाली क्लास वाईटी पे भी जाएगी। अगली क्लास जो होगी वो ओनली ऐप पे ही रहेगी, मिशन पेट प्लस के अंदर। तो देखो आगे ना, अभी हम लोग देखो वैदिक वाला ना अभी दिखाते हैं, ये सब अभी पढ़ेंगे। आर्य का मतलब क्या है, और आय कैसे, विभाजन कैसे हुआ, ग्रंथ कैसे बने, इन सब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहेंगी। फिर कैसी कैसी सभा, समिति, विधाता, गण, ये सब क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। कुल क्या होता है, ग्राम, विश्व, इससे बहुत सवाल बनते हैं आपके। फिर कैसा क्या है, देन इसके ऊपर कई सारे अपन सवाल करेंगे। ठीक है, कुल क्लब क्या होता है, स्पश क्या होता है, भागदूत क्या होता है, गोपति क्या होता है, वर्ण व्यवस्था कैसे बटी है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। पुरुष सूक्त किसमें क्या लिखा हुआ है, नदियों के बारे में क्या खास है, किसका क्या पुराना नाम है, नया नाम है, कौन से देवता होते हैं, सबकी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, कहानियों से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, सब याद हो जाएगा। और यही सब आपको एग्जाम में भी खूब खूब मिलेगा। ठीक है, तो अगली क्लास का टीजर था ये। अगली क्लास में पढ़ेंगे मेरे भाई ये सब कुछ, वैदिक संस्कृति पूरी इन डिटेल पढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 क्लास जाएगी वैदिक संस्कृति अपनी भी। ठीक है, सो थैंक यू। सब कुछ इतने अच्छे समझ में आता है। मुझे पहले हिस्ट्री पॉलिटी से बहुत डर लगता था, अब तो सब हलवा हो गया है। क्या बात है शुक्ला जी, ऐसे ही लगे रहो मेरे भाई, और ऐसे ही एकदम चीते बनते रहो, और ऐसे ही जल्दी जल्दी पेपर निकालते रहो, फोड़ते रहो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली कक्षा में। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। और बेटा जी इस फ्राइडे को, मतलब अगली रक्षाबंधन है, सैटरडे को मैं आपका इंडस वैली का पूरा टेस्ट लूंगा। ठीक है, सबका पूरा टेस्ट लूंगा इंडस वैली का आप लोगों का, जितने बच्चे अभी क्लास में हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके बैच के अंदर ही टेस्ट आ जाएगा, डोंट वरी, कहीं और नहीं जाना है, बैच के अंदर ही टेस्ट दिखाई पड़ेगा। बट सैटरडे तक सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पिछले क्लास के भी नोट्स और इधर के भी। ठीक है जी, थैंक यू।